U130 हिंदी। अध्याय 1291, अध्याय 741 तलवार नियंत्रण प्रतिभा _2। मो हुआ ने फिर उत्सुकता से पूछा। सीटू जियान ने कहा, तलवार नियंत्रण की सामान्य प्रक्रिया पहले तलवार क्यूई को संचित करना है, फिर तलवार क्यूई को आत्मा तलवार में डालना है, और अंत में दिव्य भावना के माध्यम से तलवार को नियंत्रित करना है। एक बार जब दिव्य इंद्रिय, आत्मा तलवार और तलवार क्यूई एक में एकजुट हो जाते हैं, तो तलवार नियंत्रण की पूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। दिव्य इंद्रिय का उपयोग दुश्मनों को लॉक करने, हवा को भेदने के लिए, तलवार को नियंत्रित करने और दूर से दुश्मनों को मारने के लिए किया जा सकता है। तलवार नियंत्रण वस्तु संचालन पर आधारित है। वस्तु संचालन कौशल जितना मजबूत होगा, तलवार नियंत्रण का आधार उतना ही बेहतर होगा। हालांकि तलवार नियंत्रण सामान्य वस्तु हेरफेर की तुलना में बहुत कठिन है, अधिक दिव्य भावना का उपभोग करता है और दुश्मन को निशाना बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है। मो हुआ ने हर शब्द को ध्यान से याद किया। हालांकि उन्होंने तलवार क्यूई को संचित करने और इसे आत्मा तलवार में डालने के बारे में पहले वाले भाग को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि उसकी तलवार क्यूई बहुत कमजोर थी, इसलिए उसे आत्मा तलवार में डालने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने इसे सीधे तौर पर तलवारों की श्रृंखला से बदलने की योजना बनाई। इन भागों को छोड़कर वह लंबी तैयारियों को छोड़ सकता था और सीधे दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके दुश्मनों को पकड़ सकता था, तलवार को नियंत्रित करके हवा में छेद कर सकता था और सीधे और सरल तरीके से दूर से दुश्मनों को मार सकता था। बाकी सब कुछ फॉर्मेशन पर छोड़ा जा सकता है। जहां तक लंबी दूरी तक मार करने के लिए दिव्य इंद्रिय से तलवार को नियंत्रित करने के विशिष्ट तरीके की बात है, ये वास्तव में दिव्य इंद्रिय का उपयोग करने की एक विशेष विधि है और इसके लिए विशेष तलवार नियंत्रण कौशल सीखने की आवश्यकता होती है। इस बिंदु पर सीटू जियान के चेहरे पर माफी का भाव था जब उसने मो हुआ से कहा, हमारे सीटू परिवार के पास दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण विधि है। संप्रदाय में शामिल होने से पहले मेरे पिता ने मुझे इसे अपने साथ रखने और भविष्य में अध्ययन के लिए रखने के लिए कहा था। लेकिन ये पारिवारिक विरासत है और इसे परिवार के बाहर नहीं बांटा जा सकता। मैं आपको बता नहीं सकता। सीटू जियान पूरी तरह से स्पष्टवादी थे। कोई बात नहीं। मो हुआ ने सिर हिलाया। वह सीटू जियान के इरादे समझ गया। हालांकि वास्तव में उनके पास अपनी तलवार नियंत्रण विधि थी। उसे यह बॉस जियांग से उस सेवर गोल्ड जेड स्लिप में मिला था। इसकी सामग्री में तलवार नियंत्रण तकनीक भी शामिल थी। मो हुआ ने कल रात ही गुप्त रूप से इसका अध्ययन कर लिया था, लेकिन तलवार दाव की कुछ शब्दावली अस्पष्ट थी और मो हुआ उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अब जबकि सीटू जियान ने तलवार दाव की नींव से तलवार नियंत्रण विधियों को अधिक व्यापक रूप से समझाया था, मो हुआ को धीरे धीरे कुछ स्पष्टता प्राप्त हुई। मो हुआ ने हल्की सी आह भरी। अंत में तलवार दाव में उनकी नींव अभी भी बहुत कमजोर थी। चीजों को समझाने के लिए सीटू जियान जैसे किसी व्यक्ति के बिना वहां आंख मूंद कर भटकता रहता और चीजों को समझने में असमर्थ रहता। फिर दिव्य ज्ञान का मामला है, सीटू जियान ने आगे कहा। दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण के लिए यदि किसी की दिव्य इंद्रिय पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो वे स्वाभाविक रूप से तलवार को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण की कुंजी है। ये सर्वविदित है कि दिव्य संवेदना के बाह्य प्रक्षेपण की सीमा सीमित होती है। आधार स्थापना से शुरू होकर दिव्य इंद्रिय का एक पैटर्न मोटे तौर पर 10 झांक की दूरी के बराबर होता है। सामान्यतः प्रारंभिक चरण के आधार स्थापना साधक के लिए उनकी दिव्य इंद्रिय लगभग 11 पैटर्न की होती है, जिससे वे इसे 100 झांक से अधिक दूरी तक प्रक्षेपित कर सकते हैं। 19 पैटर्न पर दिव्य भावना के साथ नींव स्थापना के शिखर पर पहुंचने पर इसके बाहरी प्रक्षेपण की सीमा आमतौर पर 100 से अधिक और कई दर्जन झांक होती है, जो 200 झांक के करीब पहुंचती है, लेकिन कभी भी उस तक नहीं पहुंचती। यदि कोई गोल्डन कोर तक पहुंच जाता है तो सीमा सीधे 400 झांक तक पहुंच जाती है। मो हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। तो एक सामान्य अंतिम चरण के फाउंडेशन स्थापना साधक के लिए दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण की सीमा लगभग 190 झांक है। सीटू जियान ने अपना सिर हिलाया। इतना दूर नहीं। मो हुआ कुछ उलझन में था, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसे समझ आ गया। क्या इसमें क्षीणन का अनुभव होता है? स्वाभाविक रूप से सीटू जियान ने सिर हिलाया। जब दिव्य भावना को बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से प्रक्षेपित किया जाता है तो इसकी सीमा अधिकतम होती है, लेकिन एक बार जब इसका उपयोग ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है तो दूरी कम हो जाती है। तलवार नियंत्रण के अधिक जटिल कार्य के लिए क्षीणन और भी अधिक गंभीर है।
सामान्यतः कहें तो आधार स्थापना तलवार साधकों के लिए दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण की सीमा को आधे से भी अधिक तक कम किया जा सकता है। मुंह हुआ कुछ देर के लिए ठिठक गया। तो फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में भी विशिष्ट दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण की दूरी केवल 100 झांक के आसपास है। सीटू जियान ने थोड़ा सिर हिलाया। उन असाधारण तलवार दाव प्रतिभाओं को छोड़कर अधिकांश तलवार साधकों के लिए यही स्थिति है। असाधारण तलवार दाव प्रतिभाएं, क्या ताइक्सू गेट में कोई है? मो हुआ ने पूछा, फिर चुपचाप सीटू जियान की ओर देखा जिसके नाम में तलवार शब्द शामिल था। सीटू जियान को इस तरह घूरे जाने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने आह भरी। छोटे भाई, मेरी तरफ मत देखो। मेरी प्रतिभा सीटू परिवार में शीर्ष पर हो सकती है या सीटू परिवार के पास कई आसन राज्य सीमाओं में भी, लेकिन कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के भीतर मुझे केवल औसत ही माना जा सकता है। जहां तक ताइक्सू गेट की बात है, हालांकि कुछ लोग मुझसे बेहतर तलवार दाव प्रतिभा वाले हैं, लेकिन वे बहुत बेहतर नहीं हैं। सीटू जियान रुक गया और मो हुआ की ओर असहाय भाव से देखते हुए बोला, यह थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये सच है। अद्वितीय प्रतिभा वाले सच्चे तलवार दाव प्रतिभाशाली लोग आमतौर पर 4 महान संप्रदायों में शामिल होते हैं, विशेष रूप से स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में, जो तलवार दाव में प्रथम स्थान पर होने के लिए जाना जाता है। अन्यथा वे अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों में से किसी एक को चुन सकते हैं। सच कहूं तो ऐसे तलवार दाव विशेषज्ञ ताइक्सू गेट में शामिल नहीं होंगे। आखिरकार हमारे ताइक्सू गेट की तलवार दाव विरासत तो कुछ खास प्रभावशाली नहीं है। जरूरी नहीं कि यह प्रभावहीन हो, बल्कि औसत दर्जे का हो, न तो उत्कृष्ट और न ही भयानक। मो हुआ की नजर थोड़ी तेज हो गई और उसने धीरे से पूछा, सीटू, क्या तुमने कभी दिव्य विचार से तलवार के बारे में सुना है? सीटू जियान ठिठक गया। तलवार में दिव्य विचार, ये कैसी तलवार तकनीक है? ये देखकर कि सीटू जियान ने इसके बारे में नहीं सुना है, मो हुआ ने जवाब दिया, ये कुछ भी नहीं है। मैंने इसे एक कहानीकार से सुना है और मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। सीटू जियान का दिल कुछ असहाय होकर बैठ गया। क्या किसी कहानीकार की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? जब जूनियर भाई भरोसेमंद होता है तो वह बहुत गंभीर होता है, लेकिन कभी कभी वह चंचल और मनमौजी हो सकता है, जिसमें बच्चों जैसी मासूमियत और आवेगशीलता भी होती है। मो हुआ ने फिर कहा, मैंने तलवार चलाने की कुछ बुनियादी बातें सीख ली हैं। क्या तुम मेरे लिए देख सकते हो कि मेरी तकनीक सही है या नहीं? ठीक है। सीटू जियान ने सिर हिलाया, लेकिन ऐसा करते हुए वह अचानक बीच में ही रुक गया। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। छोटे भाई, आपने तलवार नियंत्रण कहाँ सीखा? इसके अलावा क्या आप फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में नहीं हैं? और आप तलवार साधक नहीं हैं, आप तलवार क्यूई की साधना नहीं करते, और आत्मा तलवार और तलवार क्यूई का विलय नहीं हो सकता। आप तलवार को कैसे नियंत्रित कर पाते हैं? मो हुआ ने चुप इशारा किया और सीटू जियान से फुसफुसाया, मैंने इसे गुप्त रूप से सीखा है, किसी को मत बताना। सबक चुराने की बात करें तो उनका आचरण फिर भी धार्मिक और निर्लज था। सीटू जियान ने मो हुआ की स्पष्टवादिता देखी और मूर्खतापूर्ण तरीके से अपना सिर हिलाया। मैं तलवार क्यूई की साधना नहीं करता, मैं तो बस तलवार पर नियंत्रण के लिए दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करता हूं। बस इसके प्रभावों का परीक्षण कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं। जैसे ही उसने यह बात कही, मो हुआ ने एक जर्ज तलवार निकाली। इसे जर्ज तलवार कहना पूरी तरह गलत नहीं था, ये गंदी थी, जंग लगी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे इसे न जाने कब से किसी कोने में दबा कर रखा गया हो। सीटू जियान पहली बार देख रहा था कि कोई व्यक्ति तलवार पर नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए जर्ज तलवार का उपयोग कर रहा है। जैसी कि उम्मीद थी, छोटे सीनियर भाई का सोचने और कार्य करने का तरीका सामान्य से बहुत दूर था। ठीक है, सीटू जियान ने आह भरी, चलो तुम्हारी तलवार पर नियंत्रण की सीमा का परीक्षण करके शुरुआत करते हैं। उसने चारों ओर देखा, फिर दूसरी ओर पास की पहाड़ी ढलान की ओर इशारा किया, छोटे वरिष्ठ भाई, यहां खड़े हो जाओ और उस ढलान की ओर उड़ने के लिए तलवार को नियंत्रित करो। जरूर, मो हुआ ने उत्साह से सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल ज्यू के स्वॉर्ड कंट्रोल अध्याय में सिखाए गए सिद्धांतों को याद किया, अपनी दिव्य इंद्रियों को प्रसारित करना शुरू किया और जर्ज स्पिरिट तलवार को नियंत्रित किया। तलवार नियंत्रण विधि मूलतः एक विशेष वस्तु हेरफेर तकनीक थी। दिव्य इंद्रिय स्याही हेरफेर को वस्तु हेरफेर भी माना जाता था। हालांकि इंक मैनिपुलेशन ने दिव्य इंद्रिय नियंत्रण की जटिलता और लचीलेपन पर जोर दिया।
दूसरी ओर तलवार नियंत्रण तात्कालिक बल और अत्यधिक गति पर केंद्रित था। लेकिन मुंह हुआ के लिए कोई भी दिव्य ज्ञान तकनीक चुनौतीपूर्ण नहीं थी। मात्र दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, दिव्य इंद्रिय प्रणाली के अंतर्गत स्वर्गीय गुप्त गणना और कठिन गणना से तुलना नहीं की जा सकती, जो गठन सिद्धांतों की गहराई का अन्वेषण करती है। अपनी सेक्स को 1-2 घंटे तक बढ़ाएं। 1 से अधिक ऑर्गेज्म की गारंटी। पेनोफिन। मुंह हुआ ने तलवार पर नियंत्रण करना शुरू किया। उसने गहनता से ध्यान केंद्रित किया, अपनी सांस रोक ली और अपनी दिव्य इंद्रिय को उन्मुक्त कर दिया। अपने सामने जर्जर आत्मा तलवार को दृढ़ता से पकड़ लिया और पूर्ण हेरफेर हासिल कर लिया। फिर उसने दूर स्थित पहाड़ी ढलान पर नजर डाली और अचानक अपनी दिव्य अनुभूति को बढ़ाया तथा उसे तेजी से प्रवाहित कर आत्मा तलवार को महान गति प्रदान की। एक क्षण में सुनहरी रोशनी चमक उठी। सीटू जियान ने बस एक तेज फुसफुसाहट सुनी। उसके सामने तलवार की सुनहरी चमक उठी, एक प्रकाश रेखा सी बनी जो पल भर में गायब हो गई और फिर आत्मा तलवार गायब हो गई। जो कुछ हुआ उस पर उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। बहुत तेज। सीटू जियान ने चकित भाव से दूर ढलान की ओर अपनी दृष्टि घुमाई। तलवार कहाँ है? यद्यपि तलवार को पहाड़ी ढलान की ओर उड़ना था, परंतु ऐसा प्रतीत हुआ कि वह गायब हो गई। सीटू जियान ने अपना ध्यान और भी दूर की ओर केंद्रित किया। अचानक उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। ढलान के पीछे एक जंगल था। वह तलवार, ऐसा लग रहा था कि वह ढलान से उड़कर आगे जंगल में जा घुसा है। कोई रास्ता नहीं है। अपने सदमे को दबाते हुए सीटू जियान ने अपनी तेज चाल का इस्तेमाल किया और कुछ ही पलों में जंगल की ओर दौड़ पड़ा। खोज के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय को सक्रिय करते हुए उसने तुरंत एक पेड़ में धंसी जंग लगी आत्मा तलवार को ढूंढ निकाला। तलवार वास्तव में जर्जर थी, अभी भी उसमें जंग लगी हुई थी, छोटे वरिष्ठ भाई की अनोखी संपत्ति। सीटू जियान महुआ के स्थान की ओर मुड़ा, दूरी का अनुमान लगाते हुए उसका मन अचानक अविश्वास से भर गया। अनुमान से यह अवश्य रहा होगा। 170 से 180 झांग। सीटू जियान को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह पूरी तरह से अविश्वासी था। क्या उसका छोटा बड़ा भाई किसी प्रकार का राक्षस था? नींव स्थापना के मध्य चरण में 170 से 180 झांग तक तलवार पर नियंत्रण। इसमें तर्क कहाँ था? सीटू जियान ने आह भरी जर्जर तलवार उठाए, मुंह हुआ के पास लौटा और पूछे बिना न रह सका, छोटे वरिष्ठ भाई, आपकी दिव्य इंद्रिय कितनी शक्तिशाली है? मुंह हुआ ने स्पष्टता से उत्तर दिया, मध्य चरण की नींव स्थापना में किसी व्यक्ति के लिए बस एक औसत दिव्य अनुभूति, शायद थोड़ी ज्यादा प्रबल। आखिरकार मैं एक निर्माण गुरु हूं, मैं रोज निर्माण चित्रित करता हूं। सीटू जियान को दुविधा महसूस हुई। ये थोड़ा सा मजबूत स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा था। दोनों एक ही संप्रदाय के थे और एक ही शिष्य निवास में रहते थे। साथ साथ दिन बिताते हुए सीटू जियान को बहुत पहले से पता था कि महुआ की दिव्य भावना अद्भुत है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतनी अद्भुत हो सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि छोटे वरिष्ठ भाई ने गठन तकनीकों में उत्कृष्टता हासिल की, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एल्डर मास्टर जून ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें गठन विशेषज्ञता में छोटे वरिष्ठ भाई के रूप में सेवा करने के लिए चुना। सीटू जियान ने इस मामले की गहराई से जांच नहीं की। सभी की साधना प्रतिभाएं अलग अलग थीं। छोटे वरिष्ठ भाई की रक्तक्यू और आध्यात्मिक शक्ति कमजोर थी, फिर भी वह ताइक्सू द्वार में शामिल होने में कामयाब रहे। ये स्पष्ट था कि उनकी शक्तियां कहीं और थीं। जिस प्रकार कुछ लोग समृद्ध रक्तक्यू के साथ पैदा हुए थे, उसी प्रकार अन्य लोगों को असाधारण आध्यात्मिक जड़ें या तलवार दांव में अद्वितीय प्रतिभा का उपहार मिला था। छोटे वरिष्ठ भाई का जन्म संभवतः असाधारण दिव्य भावना के साथ हुआ था। सीटू जियान निर्माण तकनीकों या दिव्य विचार साधना से अपरिचित था। वह दिव्य इंद्रिय क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील नहीं था और इसके निहितार्थों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। जिस बात ने उन्हें अधिक आश्चर्यचकित किया वह कुछ और थी। छोटे वरिष्ठ भाई, क्या आपकी तलवार नियंत्रण की सीमा में कोई कमी नहीं आई है? 28-year-old millionaire shows how to earn 504,000 rupees a day. If you have 25,000 rupees tomorrow you will have 3,80,000 रुपए। मुंह हुआ ने एक क्षण के लिए रुककर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ऐसा लगता है अपने वर्तमान दिव्य ज्ञान स्तर पर 17 पैटर्न की चोटी, 18 पैटर्न से कुछ ही कम उसकी तलवार नियंत्रण सीमा उसकी दिव्य ज्ञान की सीमा के साथ पूरी तरह से संरेखित होती दिखाई दी। उनकी बाह्य दिव्य इंद्रिय की अधिकतम सीमा उनकी तलवार नियंत्रण की दूरी के साथ बिल्कुल मेल खाती थी।
किसी भी प्रकार का क्षय नहीं। मुहुआ ने समझने से पहले थोड़ा विचार किया। दिव्य भावना परिवर्तन। दिव्य इंद्रिय के रूपांतरण के कारण उसके दिव्य विचार में असाधारण दृढ़ता आ गई, जिससे वह भारी भार सहन कर सका। इस प्रकार उसकी तलवार नियंत्रण सीमा में शून्य क्षय हुआ। मुहुआ की आंखें चमक उठीं। इससे संकेत मिलता है कि उनकी तलवार नियंत्रण की आक्रमण सीमा सामान्य तलवार साधकों की तुलना में लगभग दोगुनी हो सकती है, और इसकी तुलना समकक्ष दिव्य इंद्रिय क्षेत्रों से की जाती है। समान साधना स्तर के तलवार साधकों के विरुद्ध असमानता और भी अधिक हो सकती है। सीटू जियान एक क्षण के लिए शून्य भाव से देखता रहा, फिर विस्मय से बोला, छोटे वरिष्ठ भाई, आप निश्चित रूप से तलवार दांव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माने जा सकते हैं। फिर वह हिचकिचाया और अपनी गलती सुधारते हुए बोला, शायद अधिक सटीक रूप से एक तलवार नियंत्रण प्रतिभा। आखिरकार छोटे वरिष्ठ भाई केवल तलवार नियंत्रण में ही उत्कृष्ट थे। इसके अलावा तलवार दांव में उनकी उपलब्धियां, विशेष रूप से तलवार क्यूई में, नगण्य थीं। सीटू जियान ने गहरी आह भरते हुए विलाप किया, कितना अफसोस है। छोटे वरिष्ठ भाई, आपकी तलवार पर पकड़ तेज और दूरगामी दोनों है, एक स्वाभाविक तलवार नियंत्रण प्रतिभा। फिर भी आप तलवार क्यूई की साधना करने से इनकार करते हैं। आपकी तलवार में शून्य शक्ति है। एक बार फिर सीटू जियान ने आह भरी। तलवार को नियंत्रित करने में सक्षम, लेकिन तलवार क्यूई के बिना। यह एक कुशल बंदूकधारी के समान था जिसके पास बेजोड़ निशानेबाजी कौशल था, लेकिन उसके पास चैम्बर में गोलियां नहीं थीं जिससे वह नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। प्रतिभा की पूर्ण बर्बादी। सीटू जियान के चेहरे पर खेद और निराशा का भाव था। मुहुआ ने खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो तलवार चलाने वाला भी नहीं हूं, मैं तो बस खेल रहा हूं। बस मनोरंजन के लिए अभ्यास कर रहा हूं। ठीक है। सीटू जियान ने मुहुआ की चमकदार, चमकती आंखों को देखा और निराशा के भाव के साथ आह भरी। इसके बाद मुहुआ ने तलवार चलाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिसमें सीटू जियान ने उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया, साथ ही मुहुआ के लिए तलवार उठाने वाले की भूमिका भी निभाए। हालांकि सीटू जियान ने अभी तक तलवार नियंत्रण नहीं सीखा था, लेकिन तलवार दांव परिवार से होने के नाते वह बचपन से ही इसमें डूबा हुआ था। हालांकि उसने औपचारिक रूप से तलवार दांव कौशल के ज्यादातर तरीकों का अध्ययन नहीं किया था, फिर भी उसने उनमें से ज्यादातर को देखा था और मुहुआ से कहीं ज्यादा जानता था। उनकी निगरानी और स्पष्ट सुधार के कारण मुहुआ सीखने के दौरान अपने रास्ते से बहुत दूर नहीं भटकती थी। सीटू जियान के निर्देशों के तहत मुहुआ की तलवार नियंत्रण प्रगति में तेजी से सुधार हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महत्वपूर्ण चरणों को छोड़ दिया था, तलवार क्यूई जमा करना और तलवार क्यूई को तलवार हथियार में मिलाना। वह बस दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण का प्रयास कर रहा था, जो विशेष रूप से कठिन नहीं था। मुहुआ के लिए, जिसने दिव्य ज्ञान से दांव को सिद्ध कर लिया था, यह अपेक्षाकृत सरल था। सीटू जियान ने जितना अधिक अवलोकन किया, उतना ही अधिक आश्चर्यचकित हुआ तथा साथ ही उसे खेद भी हुआ। जूनियर ब्रदर का दिव्य ज्ञान तलवार नियंत्रण निस्संदेह तेज है और इसकी सीमा प्रभावशाली है, लेकिन शक्ति, ये बिल्कुल दयनीय है। खैर, ये पूरी तरह से शक्ति से रहित नहीं था, वहां एक सा था, लेकिन उन्होंने जो प्रभाव प्राप्त किया वह विशुद्ध रूप से दिव्य इंद्रिय हेरफेर के बल से था, बहुत कुछ बिना किसी अतिरिक्त तीक्ष्णता या विनाशकारिता के साथ हाथ से प्रक्षेप्य फेंकने जैसा था, युद्ध में व्यावहारिक रूप से बेकार। सबसे बड़ी बात यह कि वह एक टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल कर रहा था। तलवार न तो तेज थी और न ही पूरी तरह से बरकरार थी, बल्कि उसकी सतह पर जंग लगी हुई थी। सीटू जियान ने अपना सिर हिलाया। फिर भी उसने पूरे दिन मुहुआ को तलवारबाजी का अभ्यास कराया, जब तक कि मुहुआ पूरी तरह से निपुण नहीं हो गया। उसके बाद ही दोनों संप्रदाय में वापस लौटे। संप्रदाय में वापस आने पर मुहुआ ने तलवार दांव में मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद स्वरूप सीटू जियान को एक भव्य भोजन के लिए आमंत्रित किया। ऐसे सौहार्दपूर्ण माहौल में जूनियर भाई द्वारा भोजन कराया जाना बहुत मायने रखता था। सीटू जियान ने भोजन का भरपूर आनंद लिया। भोज के बाद दोनों अलग हो गए और अपने अपने शिष्य निवासों को लौट गए। निवास पर वापस आकर मुहुआ ने भोजन को पचाने में मदद के लिए कुछ समय संरचना की रूपरेखा बनाने में बिताया, फिर अपने अगले कदमों पर विचार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण विधि, वह इसे पहले ही सीख चुका था। यद्यपि उन्होंने इसका अध्ययन केवल एक दिन ही किया था, फिर भी उन्होंने इसकी मुख्य अवधारणाओं को समझ लिया था। यहाँ से तलवार नियंत्रण में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए उसे केवल अभ्यास की आवश्यकता होगी।
दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण के लिए और भी अधिक गहन विधियां मौजूद हो सकती हैं, लेकिन वे बहुत दूर हैं और वर्तमान में अनावश्यक हैं। फिलहाल सेवक गोल्ड सैक्ट की तलवार नियंत्रण तकनीक उपयोग करने के लिए पर्याप्त सभ्य थी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य तलवार बनाना था। जैसा कि सीटू ने बताया, उनका दिव्य ज्ञान तलवार नियंत्रण हालांकि तेज और दूरगामी था, लेकिन इसमें आक्रमण के लिए तलवार क्यूई की कमी थी, जिससे ये बेकार हो गया। लेकिन मुहुआ को इस बात का पूरा एहसास था कि वह अपने जीवन के बाकी समय में तलवार क्यूई में कोई सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। इस प्रकार वह केवल अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और अपनी कमजोरियों की भरपाई कर सकता था। तलवार क्यूई के स्थान पर तलवार सरनी का उपयोग कर सकता था। अल्पविराम। जब मासिक अवकाश आया तो मुहुआ रिफाइनिंग डेमन माउंटेन नहीं गया। इसके बजाय उसने गू परिवार के सुंदर ढंग से सुसज्जित चाय घर में मास्टर गू से मिलने का इंतजाम किया। चाय कक्ष में परिष्कार और परिष्कृतता झलकती थी और यह ध्वनि पृथक्करण संरचना से भी सुसज्जित था। ये कुलों के बीच के उन अलिखित नियमों में से एक था। अतिथि स्वागत कक्षों में हमेशा ध्वनिरोधी व्यवस्था होती थी, ताकि आगंतुकों की गोपनीयता बनी रहे और कोई उनकी बातें सुन न सके। मुहुआ ने चाय के कमरे में मास्टर गू के साथ बातचीत की। उन्होंने संक्षेप में और स्पष्ट रूप से मास्टर गू को अपने इरादे बताए। मास्टर गू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। तुम आत्मा की तलवारें बनाना चाहते हो? हाँ, मुहुआ ने सिर हिलाया। मैं पहले कुछ स्पिरिट स्वॉर्ड्स बनाने की सोच रहा हूँ, खासकर गोल्डन सीरीज वाली सस्ती सामग्री। उसकी तलवार नियंत्रण की विशेष प्रकृति के कारण, जो मारक शक्ति के लिए तलवारों की विस्फोटक शक्ति पर निर्भर थी, प्रत्येक तलवार व्यवहारिक रूप से डिस्पोजेबल थी। महंगी सामग्रियों का उपयोग करने से उसके परिवार की संपत्ति पल भर में दिवालिया हो जाती। उद्धरण चिन्ह। डिजाइन को सरल रखें और 5 एलिमेंट्स ओरिजिन आर्मर की तरह ये ओपन सोर्स होने चाहिए। कोई एम्बेडेड फॉर्मेशन अरेज नहीं होने चाहिए और बाहरी कनेक्शन पॉइंट सुलभ होने चाहिए। मुहुआ ने एक एक करके उसकी आवश्यकताएं पूरी की। मास्टर गू ने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी और सिर हिलाते हुए कहा, सच कहूं तो युवा गुरु, गू परिवार कोई तलवार दाव परिवार नहीं है। हमारी गुशान शोधन कार्यशाला ने कभी भी उचित आत्मा तलवारें नहीं बनाई। हम जो कभी कभार काम लेते हैं वे बड़े पैमाने पर उत्पादित साधारण तलवार हथियारों के लिए होते हैं, जो उच्च स्तर के नहीं होते। ये तथाकथित तलवार हथियार तलवारों की तरह दिख सकते हैं, लेकिन मूल रूप से चाकू, भाले और लाठी से अलग नहीं किए जा सकते, और इनमें एक सच्ची आत्मा तलवार के मूल गुणों का अभाव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें अंतर्निहित तलवार श्रृंखला का अभाव है। तलवारों की व्यू रचना के बारे में मुहुआ ने शुरू किया, लेकिन अचानक उसका दिल बैठ गया। उसे तुरंत ही इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास हुआ। स्वर्ण काटने वाली तलवार संरचना का खुलासा मास्टर गू को नहीं किया जा सका। ये गठन सेवक गोल्ड संप्रदाय से आया था। कोई भी संप्रदाय कभी भी अपने मूल संरचना के रिसाव की अनुमति नहीं देगा, विशेष रूप से सेवक गोल्ड संप्रदाय जैसा क्षुद्र और अधिकारपूर्ण। हालांकि मुहुआ निजी तौर पर बिना किसी चिंता के इसका अध्ययन कर सकता था, क्योंकि संरचना ज्ञान अस्पष्ट था और यदि उसे जोर से समझाया भी जाता तो अक्सर समझ से बाहर या अविश्वसनीय होता। मास्टर गू को किसी भी जालसाजी में शामिल करने से महत्वपूर्ण परेशानियां पैदा हो सकती थीं। यदि सेवक गोल्ड संप्रदाय को कभी इस बात का पता चल गया तो मास्टर गू, एक तृतीय श्रेणी कलाकृति शोधक तथा संपूर्ण गुशान शोधन कार्यशाला को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार तलवार बनाने के काम में मास्टर गू और उनकी कार्यशाला को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जोखिमों का तुरंत आकलन करते हुए और अपने विकल्पों पर विचार करते हुए मुहुआ ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह। तलवारों की व्यू रचनाएं वाकई मुश्किल होती हैं। संप्रदाय ने मुझे ये नहीं सिखाया है और मेरे पास असली तलवारों की विरासत तक पहुंच नहीं है। फिलहाल तलवारों की व्यू रचना को एक तरफ रख देते हैं। गुरु गू, कृपया मेरे लिए कुछ सरल आत्मा तलवारें बनाएं। उन्हें संरचना माध्यम के रूप में बनाएं, तलवार के रूप में इस्तेमाल करें, लेकिन उन्हें एक वाहन की तरह समझें। कुछ भी गलत होने का संदेह न करते हुए मास्टर गू ने सोच समझकर सिर हिलाया और उत्तर दिया, ठीक है, जैसी युवा मालिक की इच्छा। मैं वापस आकर कोशिश करूंगा। ठीक है, मुहुआ ने स्वीकार किया। मास्टर गू अपनी कार्यशाला में लौट आए और मुहुआ के निर्देशों के आधार पर प्रारंभिक आत्मा तलवारें तैयार करने में लगभग 2 सप्ताह बिताए। ये केवल मानक आत्मा तलवारें थीं। जैसा कि मास्टर गू ने वर्णन किया था, वे तलवारों की तरह दिखते थे, लेकिन उनका सार अन्य हथियारों जैसे छड़ या डंडों से अलग नहीं था।
आंतरिक रूप से उनकी संरचना को खुले सरणियों की सुविधा के लिए संशोधित किया गया था, जिससे वे प्रभावी रूप से साधारण निर्माण माध्यम बन गए। फिर भी वे तलवार नियंत्रण की प्रभावशीलता के साथ प्रयोग करने के लिए पर्याप्त थे। हुआ को आत्मा तलवार के अंदर सोना काटने वाली तलवार संरचना अंकित करने में कुछ समय लगा। तलवार बनाने के लिए सेवक गोल्ड सैक्ट द्वारा उपयोग की जाने वाली तलवार संरचनाओं के विपरीत, मोहुआ द्वारा तलवार के भीतर अंकित गोल्ड कटिंग तलवार संरचना एक आध्यात्मिक शक्ति चक्र के साथ एक आत्मनिर्भर जटिल संरचना प्रणाली थी। साधारण स्वर्ण काटने वाली तलवार संरचनाएं तलवार क्यूई को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आपूर्ति हेतु एक साधक पर निर्भर करती हैं। लेकिन मोहुआ के संशोधित स्वर्ण काटने वाली तलवार संरचना ने संरचना की संरचना को बदल दिया और संरचना की आंख के रूप में एक आत्मा एकत्रीकरण सरणी को जोड़ दिया। आत्मा एकत्रीकरण व्यू आत्मा तलवार के लिए आध्यात्मिक शक्ति को पूर्व चार्ज करेगा और आध्यात्मिक शक्ति गठन के माध्यम से रूपांतरण से गुजरेगी तथा तेज स्वर्ण काटने वाली तलवार क्यूई में परिवर्तित हो जाएगी। आध्यात्मिक शक्ति की आपूर्ति के लिए स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करने से व्यक्तिगत आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। मोहुआ की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर थी और वह शक्तिशाली तलवार तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था। गठन पूरा करने के बाद मोहुआ ने आत्मा तलवार को सील कर दिया। अपने 10 दिवसीय अवकाश के दौरान उन्होंने रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन का दौरा किया। मोहुआ ने एक एकांत स्थान ढूंढा, अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया, पुष्टि की कि आसपास कोई लोग या राक्षस जानवर नहीं है, और अपनी तलवार तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले एक बड़े पत्थर पर कछुए का चित्र बनाया। ये कछुआ लक्ष्य था। फिर मोहुआ पीछे हट गया, 170 झांग की दूरी पर पीछे हट गया, उस स्थान पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने सामने आत्मा तलवार रख ली। मोहुआ ने अपनी सांस रोक ली, अपने विचारों को एकाग्र किया और चुपचाप स्वर्ण काटने वाली तलवार नियंत्रण जू के भीतर तलवार नियंत्रण विधि का संचालन किया, अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके आत्मा तलवार को नियंत्रित किया। फिर उसने दूर पत्थर पर कछुए को पकड़ लिया। एक ही विचार से आत्मा तलवार चमक उठी। तुरंत ही सुनहरी रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद दूर से एक जोरदार आवाज गूंजी, चट्टान टुकड़ों में बिखर गई और पत्थर का मलबा हर जगह उड़ गया। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से उठकर आगे भागा। आत्मा की तलवार ने कछुए पर सटीकता से प्रहार किया था। जैसे ही यह टकराया, संरचना सक्रिय हो गई। आत्मा संग्रह समूह में संचित आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो गई, जिससे स्वर्ण काटने वाली तलवार संरचना सक्रिय हो गई और वह तीखी तलवार क्यूई में परिवर्तित हो गई, जिसने पत्थर को चीर डाला। बड़ा पत्थर मकड़ी के जाले जैसी दरारों से ढका हुआ था। कछुआ भी चूर्ण चूर्ण हो चुका था। हालांकि आत्मा तलवार को स्वर्ण काटने वाली तलवार संरचना द्वारा छोड़ी गई तलवार क्यूई का खामियाजा भुगतना पड़ा, जिससे उसमें दरारें पड़ गईं और वह बेकार हो गई। मोहुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। शक्ति बहुत कमजोर नहीं थी, लेकिन उतनी मजबूत भी नहीं थी जितनी उसने आशा की थी। प्रथम, संगठन की शक्ति का परिवर्तन अभी भी कुछ हद तक प्रारंभिक अवस्था में था। आखिरकार सोना काटने वाली तलवार संरचना का उनका प्रयोग अपने मूल उद्देश्य से बहुत भिन्न था, यदि पूरी तरह विरोधाभासी नहीं था। प्रवर्धन आधारित संरचना को हत्या केंद्रित संरचना में परिवर्तित करना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे रातों रात हासिल किया जा सके। दूसरा, ये संरचना आत्मा तलवार के लिए उपयुक्त नहीं थी। आत्मा तलवार संरचना के प्रवाह को पूरी तरह से सहन नहीं कर सकी, न ही संरचना आत्मा तलवार की हत्या की मंशा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकी। अंततः आत्मा तलवार स्वयं घटिया गुणवत्ता की थी। आखिरकार यह एक सस्ती आत्मा तलवार थी, इसलिए इसकी शक्ति बहुत अधिक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मोहुआ ने धीरे से आह भरी। मारक शक्ति तो थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी, निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों से कम थी। गठन का मुद्दा ऐसा था जिसे वह सुलझा सकते थे। गठन के सिद्धांतों का पालन करते हुए वह धीरे धीरे गठन धुरी को अनुकूलित कर सकता था, गठन पैटर्न को परिष्कृत कर सकता था और गठन की शक्ति को बढ़ा सकता था। लेकिन तलवारें बनाना इतना आसान नहीं था। स्पिरिट तलवार की गुणवत्ता में सुधार और संरचना के साथ इसकी अनुकूलता को एक नियमित आर्टिफैक्ट रिफाइनर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इसके लिए तलवार कास्टिंग मास्टर की आवश्यकता होती थी जो तलवार के हथियार बनाने में कुशल हो। मास्टर गू उपयुक्त नहीं था। यद्यपि मास्टर गू एक तृतीय श्रेणी के कलाकृति शोधक थे, लेकिन गू परिवार में उनका समर्थन नहीं था, जिसका अर्थ था कि कुछ गोपनीय मामलों पर उनके साथ चर्चा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इससे उन्हें फंसाया जा सकता था। इसके अलावा मास्टर गू बुशान रिफाइनिंग वर्कशॉप को जीविकोपार्जन हेतु सहायता देने के लिए जिम्मेदार थे।
मो हुआ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। आदर्श उम्मीदवार वह होगा जिसके पारिवारिक संबंध हों। तलवार बनाने में आसान संचार और सहयोग के लिए अधिमानतः उसी संप्रदाय में कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर सके, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास तलवार चलाने का असाधारण कौशल हो। यह उनके दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण की शक्ति के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा दिव्य ज्ञान तलवार नियंत्रण तलवार इरादे को समझने का आधार था। इस प्रकार ये भी चिंतित था कि क्या वह तलवार के इरादे को समझ सकता है और अंततः तलवार के सच्चे जुए में दिव्य विचार में तल्लीन हो सकता है। संप्रदाय में लौटने के बाद महुआ ने उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि शिष्यों को अच्छी तरह से स्कैन करने के बाद उन्हें ताइक्सु संप्रदाय के शिष्यों में से कोई भी ऐसा उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला जो उनके तलवार ढालने वाले गुरु के रूप में कार्य कर सके। ताइक्सु संप्रदाय विशेष रूप से तलवार दांव पर केंद्रित नहीं था। संप्रदाय के भीतर तलवार चलाने की तकनीक का उत्तराधिकार दुर्लभ था। जबकि कुछ शिष्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने में कुशल थे, कुछ ही तलवार बनाने में विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि जो लोग तलवारें बनाना जानते थे वे भी विशेष रूप से कुशल नहीं थे। इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। मो हुआ के पास अस्थायी समाधान के रूप में मास्टर गू से कुछ साधारण आत्मिक तलवारें बनाने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मो हुआ ने इन आत्मा तलवारों का उपयोग तलवार नियंत्रण तकनीकों का निरंतर अभ्यास करने के लिए किया। इसके साथ ही उन्होंने तलवार संरचना में वृद्धिशील समायोजन किया, जिससे आध्यात्मिक शक्ति परिवर्तन की तीव्रता में वृद्धि हुई और स्वर्ण काटने वाली तलवार संरचना की शक्ति में वृद्धि हुई। लेकिन कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद मो हुआ को एक बहुत गंभीर समस्या का पता चला। तलवार चलाने की तकनीक का अभ्यास करना एक बड़ी वित्तीय बर्बादी थी। हर बार जब वह तलवार नियंत्रण का अभ्यास करता, तलवार गठन को सक्रिय करता और तलवार क्यूई को मुक्त करता तो आत्मा तलवार नष्ट हो जाती। यद्यपि ये साधारण आत्मा तलवारें महंगी नहीं थीं, फिर भी वे आत्मा तलवारें ही थीं। प्रत्येक स्पिरिट तलवार की कीमत कम से कम कई सौ स्पिरिट स्टोन थी। परिवार के सहयोग के बिना एक ढीले किसान के रूप में, हालांकि वह वर्तमान में आर्थिक रूप से स्थिर था, इस अभ्यास को जारी रखने से अंततः उसके संसाधन समाप्त हो जाएंगे और वह दिवालिया हो जाएगा। भले ही वह दिवालिया न हुआ हो, मास्टर गू को वित्तीय बर्बादी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने स्पिरिट स्टोन्स मांगे बिना महुआ के लिए तलवारें तैयार की थीं। चाहे कोई भी दिवालिया हो जाए, यह अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, यह महुआ के आचरण के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। गंभीर भाव से महुआ ने सोचा, मुझे तलवार पर नियंत्रण का अभ्यास करने और साथ ही कुछ धन वापस पाने का तरीका खोजने की जरूरत है। यहाँ रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में तलवार पर नियंत्रण का अभ्यास करने और धन वापस पाने का एकमात्र तरीका राक्षस शिकार के माध्यम से था। महुआ पहाड़ पर घूमता रहा, लेकिन असहाय होकर उसने पाया कि उसकी तलवार चलाने की तकनीकें बहुत उपयोगी नहीं थीं। उसकी वर्तमान तलवार नियंत्रण शक्ति की कमी को देखते हुए राक्षस जानवरों पर घात लगाना संरचनाओं पर निर्भर रहने से कहीं अधिक निम्न था। राक्षसों को खत्म करने के लिए इसका उपयोग करना निरर्थक लगा। क्षतिपूर्ति के लिए मंत्रों का प्रयोग करना क्षतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति के लिए मुठ्ठियों का प्रयोग करना भी क्षतिपूर्ति है। तलवार नियंत्रण का उपयोग करके क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए आत्मा तलवार का त्याग करके अनावश्यक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महुआ ने काफी देर तक सोचा लेकिन कोई अच्छा समाधान नहीं निकाल सका। अचानक आसमान से एक तेज चीख सुनाई दी। महुआ एक पल के लिए ठिठक गया। उसने अपना सिर उठाया और क्षितिज पर एक शानदार राक्षस पक्षी को उड़ते हुए देखा। महुआ थोड़ा चौंका, फिर उसे अचानक एहसास हुआ, यदि यह जमीनी जानवरों के शिकार के लिए बेकार है तो इसका उपयोग आकाश में उड़ने वाले जानवरों को मारने के लिए करें। जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों की खाल आमतौर पर मोटी होती है और उनमें मजबूत रक्त क्यूई होती है, लेकिन उड़ने वाले राक्षस जानवरों को स्वभाव से आसमान में घूमने के लिए पंखों का लाभ प्राप्त होता है और जमीन पर रहने वाले जानवरों की तुलना में वे न केवल आकार में छोटे होते हैं बल्कि उनकी रक्त क्यूई भी काफी कमजोर होती है। तलवार नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। इसके अलावा हवा में उड़ने वाले राक्षस जानवरों को पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की तुलना में पहचानना और उनका शिकार करना अधिक कठिन होता है। इस प्रकार उड़ने वाले राक्षस जानवरों से प्राप्त सामग्री सामान्य जानवरों से प्राप्त सामग्री की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होती है। महुआ ने अपना सिर आसमान की ओर झुकाया और सचमुच कई राक्षस पक्षियों को देखा, भूरे रंग के नुकीली चोंच और पंजे के साथ आराम से उड़ते हुए। महुआ मंद मंद मुस्कुराया। संप्रदाय में लौटने के बाद महुआ ने तैयारी शुरू कर दी।
उसने गुरु गु से कई आत्मिक तलवारें बनाने का भी अनुरोध किया। आत्मा तलवारों के अंदर के डिजाइन में अभी भी सोना काटने वाली तलवार संरचना शामिल थी, लेकिन सोना काटने वाली तलवार संरचना के बाहर मोहुआ ने ज्वाला अग्नि संरचना की एक परत जोड़ दी। तलवार की धारों को भी जानबूझकर राक्षस जानवरों के जहरीले खून से सना हुआ था। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद मोहुआ एक बार फिर रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन की ओर चल पड़ा। उन्होंने एक छिपी हुई पर्वत चोटी ढूंढी, पालथी मारकर बैठ गए, अपने सामने आत्मा की तलवार रख ली और फिर अपनी दिव्य इंद्री को उन्मुक्त कर दिया तथा आकाश में उड़ते हुए राक्षस जानवरों को खोजने लगे। आकाश नीला था, बादल बहते घोड़ों की तरह हल्के थे। मोहुआ अपनी आंखें बंद करके गंभीरता से बैठा था। कभी कभी विषैले राक्षस पक्षी उड़ते हुए आते, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देता था जब तक कि एक ग्रे और गंजा बाज सीधे ऊपर नहीं उड़ गया। मोहुआ ने अंततः अपने दिव्य विचार को जगाया, अपनी आंखें खोली जो उत्साहपूर्ण स्पष्टता से चमक रही थीं। कांगतू ईगल, एक प्राथमिक श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का बाज राक्षस जिसके पंख गहरे लाल रंग के होते हैं, जिसके सिर पर भूरे पंख होते हैं, जो उड़ने में सक्षम है। इसकी चोंच पत्थर जैसी कठोर, पंजे लोहे जैसे, भयंकर रूप से क्रूर राक्षसों और मनुष्यों दोनों का शिकार करता है। ये हवाई राक्षस जानवर था जिसे मोहुआ ने अपनी तलवार का परीक्षण करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना था। आकाश में अनेक राक्षस पक्षी थे, लेकिन उन सभी को मारा नहीं जा सका। कुछ के पंख अभेद्य रूप से कठोर थे, तलवार क्यों ही उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। कुछ झुंड में चलते थे, एक को मार देने पर पूरे समूह का पीछा किया जा सकता था। कुछ तो बहुत शक्तिशाली थे और उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। अन्य लोग चालाक और संदिग्ध थे तथा उनकी संवेदन क्षमता तीव्र थी। इसके विपरीत कैंगटो ईगल सबसे अच्छा विकल्प था। जबकि उनकी आंतरिक राक्षसी शक्ति मजबूत थी, उनके पंख और त्वचा की रक्षा और राक्षस संवेदन क्षमताएं औसत थीं। उन्हें झुंड में यात्रा करने की आदत नहीं थी, इसलिए उन्हें निशाना बनाना सबसे आसान था। मोहुआ ने तलवार नियंत्रण तकनीक को सक्रिय किया, दिव्य इंद्रिय के माध्यम से तलवार को निर्देशित किया और साथ ही अपने दिव्य विचार के साथ कैंगटो ईगल पर लॉक किया। एक बार जब ये शिकार करने के लिए नीचे उतरा तो जमीन से 150 झांक से भी कम ऊंचाई पर मोहुआ की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। सुनहरी रोशनी की एक किरण हवा में फैल गई। ये सुनहरी रोशनी तेजी से आगे बढ़ी, आकाश में लिटों के रूप में फैलती हुई कुछ ही क्षणों में कैंगटो ईगल के स्थान तक पहुंच गई। कैंगटो ईगल को आसन आपदा का आभास हो गया। वह हताश होकर चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरी तलवार ने कांगतू चील के शरीर को छेद दिया, जिससे सारी संरचनाएं तुरंत सक्रिय हो गईं। आंतरिक स्वर्ण काटने वाली तलवार संरचना तलवार क्यूई की परतों से फट गई, जिससे चील के आधे पंख छिन्न भिन्न हो गए, जबकि ज्वाला अग्नि संरचना ने उसके पंखों को प्रज्वलित कर दिया, जिससे हवा में खून की धुंध छा गई। कैंगटू ईगल एक कटी हुई पतंग की तरह नीचे गिर गया। मोहुआ ने वाटर पासिंग स्टेप का उपयोग किया और तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां चील गिरी थी। कांगतू चील मरा नहीं था। उसकी क्रूर निगाहें मोहुआ पर टिकी थीं, घृणा से भरी हुई, मानो वह मोहुआ की आंखें नोचकर उसका मांस खा जाना चाहती हो। लेकिन जमीन पर बैठा हुआ बाज मुर्गे से बेहतर नहीं है। तलवार क्यूई द्वारा इसके पंख फाड़ दिए जाने के कारण यह उड़ने में असमर्थ हो गया। इसका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। मोहुआ ने अंततः कैंगटो ईगल का वध करने से पहले दोनों संरचनाओं और मंत्रों का उपयोग करते हुए कुछ प्रयास किए। इसके बाद उसने बड़ी मेहनत से उसके पंख नोचने, उसके मांस और हड्डियों को छीलने और उसके दानव कोर को निकालने का काम किया। चूंकि मोहुआ एक शारीरिक साधक नहीं था, इसलिए उसकी शक्ति कम थी, जिससे कार्य अनाड़ी और समय लेने वाला हो गया। फिर भी लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद वह इसे पूरा करने में सफल रहे। फिर भी चील की खाल उतारने की प्रक्रिया के दौरान मोहुआ को यह एहसास नहीं हुआ कि उसके भीतर की राक्षसी शक्ति कुछ परिचित सी लग रही थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। उसे अच्छी तरह याद था कि वह पहली बार बाज जैसे राक्षस जानवरों का शिकार कर रहा था। यह इतना परिचित क्यों लग रहा था? मोहुआ ने कुछ देर सोचा, पर कुछ समझ नहीं पाया। देर हो रही थी, इसलिए उसने अपनी शंकाओं को कुछ देर के लिए दरकिनार कर दिया और पहाड़ से नीचे उतर गया। पहाड़ी द्वार पर पहुंचकर मोहुआ ने कैंगटो ईगल बेच दिया। चूंकि बाज का आकार अपेक्षाकृत छोटा था, उसकी सामग्री सीमित थी तथा तलवार के आकार के कारण उसके पंख आंशिक रूप से नष्ट हो गए थे, इसलिए उसकी बिक्री कीमत बहुत अधिक नहीं थी। फिर भी इसने 1000 मेरिट अंक प्राप्त किए।
आत्मा तलवार की लागत घटाने के बाद भी उसे कई 100 मेरिट अंक का लाभ हुआ। मो हुआ प्रसन्नता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यदि वह तलवार नियंत्रण का अभ्यास इसी प्रकार जारी रखता तो न केवल वह अपने कौशल को निखारता बल्कि वह मेरिट अंकों में भी बहुत धन कमाता। मो हुआ संतुष्ट होकर संप्रदाय में लौट आया। इसके बाद मो हुआ एक स्थिर दिनचर्या में आ गया। वह अपना पूरा दिन साधना, पाठों में भाग लेने और संरचनाओं का अध्ययन करने में बिताते थे। छुट्टियों के दौरान वह अपनी तलवार का अभ्यास करने, चील को मारने और मेरिट अंक अर्जित करने के लिए रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर जाता था। उनके दिन असाधारण रूप से संतुष्टिदायक और विशेष रूप से धनवान थे। उनके मेरिट अंक लगातार बढ़ते गए। रिफाइनिंग डायमंड पर्वत भी शांत रहा। वर्तमान में पहाड़ के बाहरी क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से पर ताइक्सु संप्रदाय के अनुयायियों का कब्जा था। दानव पर्वत को परिष्कृत करना खतरनाक है और राक्षस का शिकार करना जोखिम से भरा है। राक्षस शिकार के अनुभव से वंचित संप्रदाय के अनुयायियों के लिए तो यह और भी अधिक कठिन है। इस प्रकार नए लोग आमतौर पर शिकार के लिए लापरवाही से पहाड़ पर नहीं जाते। इस अवधि के दौरान उसी पीढ़ी के अन्य संप्रदायों के अनुयायी अपना अधिकांश समय साधना में बिताते थे तथा बाद में राक्षसों का शिकार करने का प्रयास करने से पहले अपनी नींव के सुरक्षित होने तक प्रतीक्षा करते थे। ताइक्सु संप्रदाय इसका अपवाद था, या यूं कहें कि ताइक्सु संप्रदाय की यह पीढ़ी अपवाद थी। कनिष्ठ भाई मो हुआ के नेतृत्व में अधिकांश ताइक्सु संप्रदाय के शिष्यों ने बहुत जल्द ही रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के जीवन को अपना लिया। उन्होंने शुरू से ही प्रमुख भूभाग के बड़े हिस्से पर अपना दावा कर लिया। अज्ञात कारणों से सेवक गोल्ड संप्रदाय भी जल्दी ही पहाड़ पर प्रवेश कर गया। हालांकि ताइक्सु संप्रदाय के साथ उनकी प्रतियोगिता में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उन्हें ताइक्सु संप्रदाय से बचने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा राक्षसों के शिकार के लिए वैकल्पिक स्थानों की तलाश करनी पड़ी। अन्य संप्रदायों के कुछ शिष्य भी समय से पहले ही पर्वत पर प्रवेश कर गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, केवल 5 या 6 जो केवल पहाड़ की स्थिति का जायजा ले रहे थे। फिर उन्होंने ताइक्सु संप्रदाय को देखा, शिष्यों के समूह एक के बाद एक दल, संगठित, अनुशासित, एक समान आध्यात्मिक कलाकृतियों से सुसज्जित और मानकीकृत राक्षस शिकार प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सैन्य तरीके से अपने शिकार को अंजाम देते हुए। एक नज़र में ही उन्हें स्थिति समझ आ गई। ताइक्सु संप्रदाय, कम से कम ताइक्सु संप्रदाय के अनुयायियों की यह पीढ़ी अस्थायी रूप से चुनौती देने योग्य नहीं थी, इससे दूर रहना ही बेहतर था। इस प्रकार जबकि पहाड़ के अन्य भागों में झड़पें और संघर्ष होते रहे, बाहरी पर्वत पर ताइक्सु संप्रदाय के कब्जे वाले क्षेत्रों में एक ही संप्रदाय के सभी शिष्यों ने एक ही कनिष्ठ भाई के नेतृत्व में उल्लेखनीय सामंजस्य बनाए रखा। और इस तरह समय फिर बीतता गया और वर्ष का दूसरा भाग आ गया। शोधक दानव पर्वत के बाहरी क्षेत्रों में शिष्यों का आगमन शुरू हो गया। कई संप्रदाय के शिष्यों ने कई महीनों तक अपनी साधना को सुदृढ़ करने के बाद राक्षसों का शिकार करने का प्रयास शुरू कर दिया। इसमें ताया संप्रदाय और अशिंगवॉर्ड संप्रदाय के शिष्य शामिल थे, जो कभी ताइक्सु संप्रदाय के सहयोगी थे। परिष्कृत दानव पर्वत, बाहरी पर्वत। एक जंगली क्षेत्र में ताया संप्रदाय के ताओवादी वस्त्र पहने कई शिष्य सावधानी से आगे बढ़ रहे थे तथा अपनी निगाहें इधर उधर घुमाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। समूह का नेतृत्व एक लंबा और ईमानदार आदमी कर रहा था, जिसका चेहरा सुंदर और परिष्कृत था तथा जिसके हाथ में एक लाल सुनहरा पीला मेपल लॉन्ग स्वॉर्ड था। वह कोई और नहीं बल्कि ताया संप्रदाय के वरिष्ठ भाई ओयांग फैंग थे, जिन्होंने मो हुआ के साथ तब बातचीत की थी जब उन्होंने पहली बार ताइक्सु संप्रदाय में प्रवेश किया था। उसके साथ 5 अन्य लोग भी थे। उनमें से 4 लोग उम्र में बड़े थे और फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में थे, जो ओयांग फैंग के समान रैंक पर थे। उनके पीछे एक पतला और थोड़ा सा काले रंग का छोटा किसान चल रहा था, जो कुछ कमजोर दिख रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट और लकड़ी जैसी अभिव्यक्ति थी। कुछ देर चलने के बाद ताया संप्रदाय की एक वरिष्ठ बहन ने मुड़कर छोटे साधक को सलाह दी, लिटिल वुड, हम तुम्हें रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के इलाके से परिचित कराने के लिए सिर्फ 2 बार ही ले जा सकते हैं। अब से राक्षसों का शिकार करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। 2 साल बाद तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी। तुम्हारे बड़े भाई व्यस्त हैं और शायद उन्हें तुम्हारा ध्यान रखने का समय न मिले, इसलिए तुम्हें समझना होगा। छोटे साधक, जिसे छोटी लकड़ी के नाम से संबोधित किया जाता था, ने ओयांग फैंग पर एक नजर डाली, जो आगे चल रहा था, लंबा, सीधी पीठ वाला और उसकी तलवार जैसी भौहें और तारों भरी आंखें, और फिर उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। बड़ी बहन कियान, मैं समझ गया, उसने धीरे से कहा। इस बड़ी बहन का नाम ओयांग कियान था, जो ओयांग परिवार की ही एक सदस्य थी।
ये सुनकर वह मुस्कुराए, लिटिल वुड के सिर पर थपथपाए और सलाह दी। दानव पर्वत को परिष्कृत करना खतरनाक है, इसलिए सावधान रहें। समझ गया, लिटिल वुड ने घबराकर जवाब दिया। हालांकि स्वाभाविक रूप से चुप रहने और शब्दों का अच्छा प्रयोग न करने के कारण उन्होंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। जैसे ही समूह आगे बढ़ा और पहाड़ी पर पहुंचा, एक ताया संप्रदाय के वरिष्ठ भाई, जिसका चेहरा लंबा था और उपनाम माँ था, ने अचानक भौहें चढ़ाईं और कहा, हमें आउटर माउंटेन पर आए हुए काफी समय हो गया है, इन सभी चोटियों पर कब्जा क्यों हो गया है? ओयांग फैन की निगाहें थोड़ी झपक गईं। ओयांग कियान नामक ताया संप्रदाय की वरिष्ठ बहन ने भी अपनी दिव्य भावना को बढ़ाया और एक क्षण बाद आश्चर्य से कहा, इस पर्वत पर इतने सारे लोग क्यों हैं? वे सभी फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज के शिष्य थे। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन विशाल था और फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण और अंतिम चरण के शिष्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में शिकार किया। जटिल पर्वतीय भूभाग और टेढ़े मेढ़े रास्तों के कारण विभिन्न शिकार क्षेत्रों के मार्ग भी भिन्न भिन्न थे। जिस शिखर पर वे थे वह बाहरी परिधि का हिस्सा था, जो निम्न श्रेणी के राक्षस जानवरों का क्षेत्र था। ओयांग फैंग और अन्य लोग यहां तभी आए थे जब वे फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण में थे और उन्होंने पहली बार राक्षसों का शिकार करना शुरू किया था। बाद में जब वे द्वितीय श्रेणी मध्य स्तर या उससे उच्च स्तर के राक्षसों का शिकार करने के लिए इनम माउंटेन में प्रवेश कर गए, तब से वे वापस नहीं लौटे। उनके पिछले अनुभवों के अनुसार इस समय पहाड़ों की ओर जाने वाले शिष्यों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और बाहरी पहाड़ अपेक्षाकृत शांत होना चाहिए। उन्हें आज पहाड़ पर इतने सारे शिष्य मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये किस संप्रदाय के शिष्य हैं? उनके ताओवादी वस्त्रों को देखकर लगता है कि वे ताइक्सू संप्रदाय के हैं। समूह ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। कियान लनिंग राज्य सीमा में 4 महान संप्रदायों का सर्वोच्च शासन था। हालांकि रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में 4 महान संप्रदायों के पास अपने अपने निर्दिष्ट क्षेत्र थे और वे बहुत कम ही एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। 4 महान संप्रदायों के अलावा वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि चोटियों पर कब्जा करने वाले लोग 12 धाराओं के सेवक गोल्ड संप्रदाय से संबंधित नहीं होंगे, जो अपनी अत्यधिक आक्रामक तलवार क्यूई के लिए जाने जाते हैं। न ही उन्होंने यह अपेक्षा की होगी कि यह 8 महान द्वारों में से एक शीर्ष स्थान वाला संप्रदाय होगा। इसके बजाय ये ताइक्सू संप्रदाय निकला, एक ऐसा संप्रदाय जो हमेशा से ही ठंडा रहा था, न तो जल्दबाजी में था और न ही उत्कृष्ट था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह सबसे निचले पायदान पर गिरने के कगार पर था और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये ताइक्सू संप्रदाय कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। क्या ताइक्सू संप्रदाय के पास कोई दुर्जेय तलवार दाव विरासत है? हमारे 3 संप्रदाय कुछ ऐतिहासिक संबंधों को साझा करते हैं, ताई आ तलवार कास्टिंग, चुनगक्सू तलवार क्यूई और ताइक्सू संप्रदाय की तलवार की मंशा, शायद। मुझे यकीन नहीं है। बड़े बुजुर्ग शायद ही कभी इसका जिक्र करते हैं। लेकिन स्वॉर्ड इंटेंट तो बहुत मुश्किल है ना? क्या ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर पर अनिवार्य रूप से अप्रशिक्षित नहीं है? तो फिर वे राक्षसों का शिकार कैसे कर रहे हैं? ताओ साधना मार्शल आर्ट के माध्यम से या मंत्र? समूह अधिकाधिक भ्रमित होता जा रहा था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया तथा अपनी गतिविधियों को गुप्त रखते हुए संकरे रास्ते का चयन किया। जल्द ही उन्होंने ताइक्सू संप्रदाय के अनुयायियों के एक के बाद एक समूह को एक समान कवच पहने, आध्यात्मिक कलाकृतियों को धारण करते हुए, समन्वित कदमों और व्यवस्थित संरचनाओं के साथ पहाड़ से गुजरते हुए देखा। यद्यपि वे कुछ दूरी पर थे, फिर भी उन्हें राक्षस शिकार प्रक्रिया की झलक मिल गई। सबसे पहले शिष्यों ने अपने लक्ष्यों की खोज की और उन पर नजर रखी। फिर उन्होंने घात लगाने के लिए एक संरचना तैयार की। जब संरचना में विस्फोट हुआ, जिससे राक्षस बुरी तरह घायल हो गया, तो शिष्यों की एक टीम ने उसे घेर लिया और तेजी से तथा कुशलतापूर्वक उस पर हमला कर दिया तथा इस तरह से समन्वय स्थापित किया जैसे कि उन्होंने अनगिनत बार अभ्यास किया हो। ताइगा संप्रदाय समूह गुप्त रूप से स्तब्ध रह गया। यह कोई साधारण संप्रदाय के अनुयायी नहीं थे जो राक्षसों का शिकार कर रहे थे। यहां तक कि राक्षसों का शिकार करने वाले ताओवादी सैनिक भी इससे बहुत अलग नहीं थे। इसके अतिरिक्त लंबे चेहरे वाले माँ उपनाम वाले ताई आ संप्रदाय के वरिष्ठ भाई ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, ताइक्सू संप्रदाय ने कब से संरचनाओं में उत्कृष्टता हासिल कर ली। घात के लिए बिछाए गए जाल, पहने गए कवच, आध्यात्मिक कलाकृतियां, इन सभी में विशिष्ट कार्यों के अनुरूप संरचना विशिष्ट डिजाइन थे। इन संरचना आरेखों को राक्षसों की आदतों, जाल की विशेषताओं और आध्यात्मिक कलाकृतियों के निर्माण के आधार पर तैयार किया गया
उन्हें उपकरणों में परिष्कृत किया गया, शिकार प्रक्रियाओं में मानकीकृत किया गया और यहाँ तक कि शिष्यों के बीच भी प्रसारित किया गया। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे कोई साधारण शिष्य प्राप्त कर सके। उन्होंने स्वयं भी शुरुआत में राक्षसों का शिकार करने में काफी कठिनाई का सामना किया था, तथा वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह कितना चुनौतीपूर्ण था, और वे इस तरह की सुव्यवस्थित शिकार प्रणाली के भयानक लाभ को भी पूरी तरह से समझ सकते थे। अन्य संप्रदाय के अनुयायियों की तुलना में ताइक्सू संप्रदाय का राक्षस शिकार एक पूरी तरह से अलग अवधारणा थी। ओयांग फैंग की आंखों में एक विचारशील भाव प्रकट हुआ जब उन्होंने आदेश दिया, जब आप वापस लौटें तो अगले बैच के कनिष्ठ भाइयों से कहें कि वे रिफाइनिंग डेमन माउंटेन की इन चोटियों से बचें और ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों को हल्के में न उकसाएं। यद्यपि ताया और ताइक्सू संप्रदायों के बीच कुछ ऐतिहासिक संबंध थे, लेकिन अंततः वे अलग अलग संप्रदाय थे। एक बार विभाजित हो जाने पर भावनात्मक बंधन समय के साथ अनिवार्यतः क्षीण हो जाएंगे। इसके अलावा एक ही संप्रदाय के भीतर भी शिष्य अक्सर खुली और छिपी प्रतिद्वंद्विता में लिप्त रहते थे, जिससे द्वेष पैदा होता था। संप्रदायों के बीच संबंध और भी कम सौहार्दपूर्ण थे। दानव पर्वत को परिष्कृत करने में राक्षसों का शिकार करने, सामग्री इकट्ठा करने और मेरिट अंक अर्जित करने वाले साधक हमेशा संघर्ष के लिए उपजाऊ जमीन रहे हैं। यदि उनके संप्रदाय के शिष्यों का ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों से टकराव हुआ, तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निस्संदेह उन्हें महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ेगा। ताइक्सू संप्रदाय की शिकार टीमें, जो विस्तृत संरचनाओं, सुसज्जित आध्यात्मिक कलाकृतियों और ताओवादी सैनिकों के समान अनुशासित समन्वय के साथ 5 के समूहों में काम करती थीं, अन्य साधकों की तो बात ही छोड़िए, शक्तिशाली राक्षस जानवरों से भी अधिक शक्तिशाली थीं। इसका उद्देश्य वास्तव में किसानों को निशाना बनाना होता तो स्थिति अकल्पनीय होती। इसलिए इससे पहले ही बचना सबसे अच्छा है, अन्यथा संप्रदाय के अनुयायियों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, जिससे शत्रुता बढ़ सकती है और अनियंत्रित स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा ओयांग फैंग स्वयं उसी समूह के ताइक्सू गेट के शिष्यों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। पारिवारिक संबंधों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वह ये भी नहीं चाहता कि उसके नीचे के कनिष्ठ भाई बहन ताइक्सू गेट के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करें। ठीक है, ताया संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने गंभीरता से जवाब दिया। ओयांग फैंग ने अपनी नजर चारों ओर घुमाई, अपने बगल में स्थित लिटिल वुड को देखा और बोला, ये सभी पर्वत शिखर ताइक्सू द्वार से घिरे हुए हैं। मैं तुम्हें एक और दुर्गम स्थान पर ले जाऊंगा और स्वयं कुछ राक्षसी जानवरों का शिकार करूंगा जिन्हें तुम देख सकोगे। उन्होंने लिटिल वुड के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भविष्य में तुम्हें खुद पर ही भरोसा करना होगा। लिटिल वुड ने गंभीरता से सिर हिलाया। ओयांग फैंग के चेहरे पर गर्मजोशी की झलक दिखी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता छिपी थी। इसके बाद ताया संप्रदाय के समूह ने कई पर्वत चोटियों को पार किया, ताइशू द्वार के क्षेत्र को छोड़ा और एक जंगली क्षेत्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने मिलकर 2 राक्षस जानवरों को मार डाला। ओयांग फैंग चुप रहा। इस बीच ओयांग कियान ने लिटिल वुड को राक्षस शिकार की सावधानियों के बारे में एक एक करके समझाया। लिटिल वुड ने ध्यानपूर्वक सुना। अब जब आप पहाड़ों में बस गए हैं तो आपका अनुभव उथला है और आपकी तकनीकें अपरिचित हैं। याद रखें कि ज्यादा लालची न बने। बाघ, तेंदुआ और भालू पाए जैसे मजबूत राक्षस जानवरों को तुरंत मारने के लिए दौड़े नहीं। कमजोर राक्षस जानवरों का शिकार करके शुरुआत करें। राक्षस जानवर चालाक होते हैं, तुम्हें बेहद सतर्क रहना होगा। जब तक राक्षस जानवर पूरी तरह से सांस लेना बंद न कर दे तब तक तुम आराम नहीं कर सकते, वरना बड़ी विपत्ति आ सकती है। कुछ राक्षस जानवरों की खाल मोटी होती है और उनसे बहुत ज्यादा खून बहता है, जबकि कुछ में अजीबोगरीब और विश्वासघाती शैतानी शक्तियां होती हैं। वे पास से हमला कर सकते हैं या दूर से पानी, आग या जहरीली गैसें छोड़ सकते हैं। आपको पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। कभी भी किसी राक्षस जानवर का अकेले सामना मत करो। कम से कम 5 लोगों का समूह इकट्ठा करो। ओयांग कियान जब लिटिल वुड को धैर्यपूर्वक समझा रही थी तो अचानक बीच वाक्य में ही रुक गई, चौंक गई और ऊपर देखने लगी। उन्होंने आकाश में सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकती देखी, जिसके बाद तलवार की क्यूई का एक विस्फोट बाहर की ओर फैल रहा था। तलवार की क्यूई से एक क्रूर चील टुकड़े टुकड़े हो गई, खून के धुंध के बादल में बदल गई और एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर गई। ओयांग फैंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। अन्य लोगों के भाव भी बदल गए। तलवार नियंत्रण। ओयांग कियान की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से थोड़ी चौड़ी हो गईं और वह बुदबुदाए, इतनी तीव्र तलवार नियंत्रण। दूरी 100 गज से ज्यादा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक या गोल्डन कोर।
तलवार क्यों क्रिस्टलीकृत नहीं हुई है, ये गोल्डन कोर की तरह नहीं दिखती है। ये शोधन दानव पर्वत का बाहरी पर्वत है। यहाँ तलवार को कौन नियंत्रित कर रहा है? समूह के चेहरे पर भारीपन आ गया। लिटिल वुड को तलवार पर नियंत्रण की दिव्य गति और तीक्ष्णता याद आ गई, जो उसने अभी अभी देखी थी। तलवार की चमकती हुई रोशनी और वह लालसा भरी निगाहों से उसे देखने से खुद को नहीं रोक सका। तलवार नियंत्रण अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आत्मा तलवार की गुणवत्ता में थोड़ी कमी क्यों लगती है। वह चुपचाप अपने आप से सोचने लगा। ताया संप्रदाय में लंबे चेहरे वाले वरिष्ठ भाई उपनाम ने अपनी निगाहें थोड़ी संकुचित की और ओयांग फैंग से कहा, गोल्डन स्टोन की आभा के साथ मिश्रित स्वर्ण तलवार की रोशनी, ये सेवक गोल्ड सेक्ट की तलवार तकनीक लगती है। ये व्यक्ति सेवक गोल्ड संप्रदाय का एक विशेषज्ञ तलवार साधक हो सकता है। वरिष्ठ भाई मान ने क्षण भर रुककर कहा, भाई फैंग, क्यों न हम उनसे परिचय बनाने का प्रयास करें। ओयांग फैंग की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। बाकी लोग भी एक क्षण के लिए ठिठक गए। सेवक गोल्ड सेक्ट? उनसे परिचय क्यों? सेवक गोल्ड सेक्ट का स्वभाव संकीर्ण है और इसकी प्रतिष्ठा खराब है। अगर यह सचमुच सेवक गोल्ड सेक्ट का कोई व्यक्ति है, तो चाहे उसकी तलवारबाजी कितनी भी शानदार क्यों न हो, वह शायद कोई नेक इंसान नहीं है। हमारे अलग अलग सिद्धांत होने के कारण किसी से संबंध बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वरिष्ठ भाई मां ने सिर हिलाया, आप निर्णय लेने में इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकते हैं? एक संप्रदाय है और एक व्यक्ति है, वे एक नहीं है। इसके अलावा हाल के वर्षों में हमारा ताया संप्रदाय लगातार आगे बढ़ा है और अब 8 महान द्वारों में सबसे आगे है। सेवेर गोल्ड सेक्ट ने भी बड़ी प्रगति की है। हालांकि इसे 12 धाराओं में गिना जाता है, लेकिन वास्तव में यह 8 महान द्वारों से कमतर नहीं है। यदि हमारा ताया संप्रदाय आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें व्यापक गठबंधन बनाना होगा। केवल पूर्वाग्रह के कारण अन्य संप्रदायों को अस्वीकार करना मूर्खता होगी। बड़े भाई माँ की बात में कुछ दम तो है। ओयांग कियान ने ओयांग फैंग की ओर देखने से पहले कुछ देर सोचा। बड़े भाई फैंग, आप क्या सोचते हैं? ओयांग फैंग ने चुपचाप बड़े भाई माँ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कुछ धुंधली सी मुस्कान थी और वे किसी अबूझ सी बात पर विचार कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने सिर हिलाया और कहा, चलो एक नजर मारें। वह भी यह जानना चाहता था कि सेवक गोल्ड सेक्ट ने कब तलवार नियंत्रण में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया, जो दूर से ही एक बाज राक्षस को मार डालने में सक्षम था। ऐसा व्यक्ति यदि ताओवादी मित्र नहीं भी हो, तो भविष्य में अवश्य ही एक महान प्रतिद्वंद्वी होगा। समूह पहाड़ी रास्ते पर उस दिशा की ओर बढ़ने लगा जहां चील दानव गिरा था, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, वे सभी वहीं जम गए। यहां तक कि वरिष्ठ भाई माँ की अभिव्यक्ति भी कठोर हो गई। जिस स्थान पर चील गिरी, वहां सेवक गोल्ड संप्रदाय का कोई मास्टर तलवार साधक नहीं था। वहां केवल एक छोटा किसान था जो चील की खाल उतार रहा था। उसके पीले हाथों ने एक छोटा चाकू पकड़ लिया और वह बड़ी ही सावधानी से एक एक करके पंख हटा रहा था तथा मांस और त्वचा को चीर रहा था। जैसे ही ओयांग फैंग और उसके साथी पास आए, लड़के ने ऊपर देखा और एक युवा चेहरा दिखाया, जिसके चेहरे के भाव किसी पेंटिंग की तरह बारीक थे, हालांकि उसमें वीरता की झलक भी थी। उसने एक प्रसन्न मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई फैंग, बहुत समय हो गया मुलाकात। ताया संप्रदाय का समूह स्तब्ध रह गया और सामूहिक रूप से अपनी निगाहें ओयांग फैंग की ओर घुमाने लगा। ओयांग फैंग भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन जब उन्होंने छोटे युवा साधक का चेहरा पहचाना, तो वे आश्चर्य से बोले, मोहुआ। हाँ, मोहुआ ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाकर जवाब दिया। ओयांग फैंग की नजर मोहुआ से हटकर उस क्रूर चील दानव के खून से सने अवशेषों को देखने लगी, जिसकी अंतड़ियां काट दी गई थीं, फिर वापस मोहुआ की ओर देखने लगी। उसका स्वर आश्चर्य से भरा हुआ था। ये चील, मुझे यह मिला। मोहुआ ने सहजता से झूठ बोला। ऐसा नहीं है कि उसका इरादा धोखा देने का था, लेकिन ये कहना कि उसने तलवार चलाना सीख लिया है और बाज राक्षस को मारने के लिए उसने उड़ती तलवार का इस्तेमाल किया है, केवल अविश्वास को ही आमंत्रित करेगा। इसके अलावा, जब भी संभव हो, कमजोर से बात करना बेहतर है। सब कुछ समझाना परेशानी भरा हो सकता है। ताया संप्रदाय के समूह में जटिल अभिव्यक्तियां थीं। पहाड़ों पर भटकते हुए अचानक एक चील राक्षस पर ठोकर लग गई, जिसे किसी ने आसानी से मार डाला था और जो आपके लिए वहां पड़ा था। ये कैसा भाग्य होगा। लेकिन फिर अगर उसे वह नहीं मिला, तो क्या ये संभव है कि उसने उसे मार डाला हो? ऐसा तो और भी कम संभावना लग रही थी। नींव स्थापना मध्य चरण, वह किस तलवार को नियंत्रित कर सकता था? इसके अलावा उससे कोई तलवार क्यों भी नहीं निकल रही थी?
एक नज़र में ही साफ था कि वह तलवार साधक नहीं था। ओयांग फेंग ने चारों ओर देखा और पूछा, क्या आसपास कोई अन्य साधक है? मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। ओयांग फेंग ने अपने दिव्य इंद्रिय को आसपास के वातावरण को स्कैन करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्हें दूसरों का कोई निशान नहीं मिला। उसने मो हुआ की ओर फिर से देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, तुम पहाड़ पर अकेले नहीं आए थे, है ना? यदि कोई और होता तो वह ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मो हुआ, वह पहले भी मो हुआ के साथ पुरस्कारों पर काम कर चुका था और इस जूनियर भाई को जानता था। हालांकि वह भोला भाला लगता था, लेकिन वह साहसी, सतर्क, साधन संपन्न और अपनी महत्वाकांक्षाओं में अटल था। रिफाइनिंग डेमन माउंटेन की एक अकेली यात्रा उसके लिए असंभव नहीं थी। दरअसल मो हुआ अकेले ही पहाड़ में प्रवेश कर गया था। वह स्वयं तलवार नियंत्रण का अभ्यास करने आया था। एक तलवार, एक बाज, 800 मेरिट अंकों का शुद्ध लाभ। ऐसा उद्यम टीमवर्क के लिए उपयुक्त नहीं था, न ही इसकी कोई आवश्यकता थी। लेकिन सच कहें तो वह पहाड़ पर पूरी तरह से अकेले नहीं थे। विशाल जंगल उसके जूनियर भाइयों से भरा हुआ था, जो पास की पर्वत श्रृंखलाओं में फैले हुए थे, जिससे उसे आसानी से इलाके में घूमने में मदद मिली। बिल्कुल नहीं, मो हुआ ने पास की एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे बहुत सारे छोटे भाई हैं। ओयांग फेंग और अन्य लोग अचंभित रह गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस जूनियर भाई का क्या मतलब था। बहुत सारे छोटे भाई, इसका क्या मतलब था? हालांकि चूंकि ओयांग कियान और अन्य लोग मोहुआ से अपरिचित थे, इसलिए उन्होंने गहराई से पूछताछ करना उचित नहीं समझा। ओयांग फेंग मोहुआ से अधिक परिचित होने के कारण इस विषय पर अधिक जानकारी नहीं ले पाए, क्योंकि वे अन्य ताई आ संप्रदाय के शिष्यों में से थे। इस बीच मो हुआ पहले से ही कुशलता से चील की खाल उतारने और उसे साफ करने में लगा था, तथा उसकी सामग्री को अपने स्टोरेज बैग में जमा कर रहा था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वह बाज उनकी अचानक मिली वस्तु थी। भले ही वह लूट कर लाया गया हो, फिर भी वह उसका था। और चूंकि यह उसका था, इसलिए अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए इसे जल्दी से छुपा दिया जाना चाहिए। मो हुआ के तीखे, आत्मविश्वासी व्यवहार को देखकर, जो कभी भी नुकसान नहीं झेलता था, ओयांग फेंग खुद को हंसने और अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सका। उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की गर्माहट झलक रही थी। उसने अपने पास खड़े डरपोक लिटिल वुड की ओर देखा और मन ही मनाहे भरने लगा। यदि मोए के पास मो हुआ की चतुराई का आधा नहीं, बल्कि 5वां हिस्सा भी होता, भविष्य में उसे इतनी हानि नहीं उठानी पड़ेगी। देर हो रही है, हमें विदा लेनी चाहिए ताकि आपको परेशानी न हो, ओयांग फेंग ने कहा। फिर मो हुआ की तरफ देखा और उसे याद दिलाया, पहाड़ पर सावधान रहना। मम मो हुआ ने सिर हिलाया, चिंता मत करो वरिष्ठ भाई फेंग। ओयांग फेंग ने कुछ और नहीं कहा और दूसरे पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ गया। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक उसकी गति रुक गई। उसके मन में दानव पर्वत को परिष्कृत करने के दृश्य घूम गए। ताइक्सू गेट के शिष्य राक्षसों का शिकार करने के लिए आगे पहाड़ में प्रवेश कर चुके थे। जाल, कवच, आध्यात्मिक कलाकृतियां, सभी संरचनाओं में सन्निहित मानकीकृत शिकार प्रथाएं। मो हुआ ने अभी अभी कहा था, मेरे बहुत सारे छोटे भाई हैं। ओयांग फेंग का दिल बैठ गया, उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी हुई थी। ये हो सकता है। विरोध करने में असमर्थ, ओयांग फेंग ने फिर से मो हुआ को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मो हुआ पहले ही चील की सफाई कर चुका था। उसका दुबला पतला शरीर, पीला चेहरा और राक्षस के खून से सने हाथ एक अलग ही शांति का एहसास दिला रहे थे। अपने सामने खूंखार मृतबाज को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अभी काटे गए मुर्गे को देख रहा हो। ओयांग फेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तुरंत चिल्लाया, मो हुआ। ये सुनकर मो हुआ रुक गया, उसकी निगाहों में थोड़ी उलझन झलक रही थी जब वह ओयांग फेंग की ओर मुड़ा, जिसने एक पल सोचने के बाद एक थोड़े गहरे रंग के पतले ताया संप्रदाय के शिष्य को अपने पास खींचा और धीरे से बोला, यह ओयांग म्यू है, मेरा छोटा भाई। ओयांग फेंग की आंखों में स्नेह की एक झलक झलक उठी जब उन्होंने मुस्कुराते हुए मो हुआ से कहा, यदि पहाड़ों में तुम्हारा उससे सामना होता है तो मुझे तुम्हें उसकी देखभाल करने के लिए परेशान करना होगा। इन शब्दों पर ओयांग म्यू ठिठक गया। ताया संप्रदाय के अन्य अनुयायी भी उतने ही स्तब्ध थे। ओयांग फेंग ताया संप्रदाय के प्रत्यक्ष वंशज, उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ों, असाधारण प्रतिभा और अपने साथियों के बीच महान सम्मान के साथ आमतौर पर मिलनसार और सौम्य दिखते थे, फिर भी अंदर से घमंडी रहते थे, कभी किसी से एहसान नहीं मांगते थे।
किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि आज वह किसी दूसरे संप्रदाय के कनिष्ठ साधक के पास जाएगा और उससे अपने छोटे भाई की देखभाल करने का अनुरोध करेगा। ये रहस्योद्घाटन सभी की उम्मीदों से परे था। हालांकि मुहुआ ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वरिष्ठ भाई फैन के साथ उनके अच्छे संबंध थे, उन्होंने उनके साथ कई मिशन पूरे किए थे और अतीत में उन्हें बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। अब अपने छोटे भाई पर नजर रखना एक स्वाभाविक भाव था। हम मुहुआ ने बार बार सिर हिलाया। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई फैन, अगर मौका मिला तो मैं जरूर उसका ध्यान रखूंगा। मुहुआ ने फिर से ओयांग फैन के बगल में दुबले पतले काले रंग के साधक की ओर देखा और चुपचाप उसका नाम याद कर लिया। ओयांग मु। कुछ देर तक बातचीत के बाद दोनों पक्ष अलग हो गए। मुहुआ ने ओयांग फैन को अलविदा कहा, फिर कुछ देर पहाड़ों में टहलता रहा। उसने एक भूरे सिर वाला बाज चुना, उसे मारने के लिए एक उड़ती हुई तलवार मंगवाई और उसकी सामग्री को चीरने लगा। जैसे ही रात हुई, मुहुआ पहाड़ से नीचे उतरा और पहाड़ के द्वार पर योग्यता अंकों के लिए सामग्री का आदान प्रदान किया। एकल तलवार नियंत्रण, उसने 2 पक्षी राक्षस जानवरों को मार डाला और लगभग 1800 योग्यता अंक अर्जित किए। मुहुआ बहुत संतुष्ट था। हालांकि जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरा, उसने रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर नजर डाली और देखा कि न केवल पहाड़ का द्वार गतिविधि से गुलजार था, बल्कि पहाड़ के भीतर राक्षस जानवरों का शिकार करने वाले काफी अधिक शिष्य भी थे। दिन प्रतिदिन और अधिक जीवंत होता जा रहा है, मुहुआ ने अपने मन में सोचते हुए मंद मंद मुस्कुराया। मुहुआ के जाने के कुछ समय बाद पहाड़ी द्वार पर एक आकृति उभरी। द्वार पर पहरा दे रहे शिष्य ने तुरंत हाथ जोड़कर अभिवादन किया। एल्डर जुन। हम। जुन जियो ने स्वीकृति में सिर हिलाया। पर्वतीय द्वार पर तैनात ताया संप्रदाय के एक बुजुर्ग, जो शुन जियो से परिचित थे और उनके साथ अच्छे संबंध रखते थे, जिज्ञासा से टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। जियो, तुम आजकल इतनी बार पहाड़ों पर क्यों जा रही हो? ये तुम्हारी आदत नहीं है। वह जानता था कि जुन जियो स्वाभाविक रूप से एक आलसी आदमी था। आमतौर पर वह पहाड़ी दरवाजे पर आराम से चाय पीता, हवा का आनंद लेता और बातें करता रहता। अगर कोई जरूरी काम न होता तो वह वहां से हटने को तैयार नहीं होता। फिर भी अप्रत्याशित रूप से उन्होंने हाल ही में अपनी आदतें बदल ली थीं और व्यावहारिक रूप से पहाड़ों में रहने लगे थे। जुन जियो ने असहाय महसूस करते हुए गहरी सांस छोड़ी। कोई और विकल्प नहीं था। छोटा पूर्वज पहाड़ों में चला गया था, इसलिए उसे भी उसका पीछा करना पड़ा। उसे अपने पैरों को चलाने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन यदि उस छोटे पूर्वज के बाल का एक भी रेशा गिर जाए तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जुन जियो थका हुआ बैठ गया, अपने लिए एक कप गर्म चाय डाली और अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश की। किसी कारण से हर बार जब मुहुआ पहाड़ों में प्रवेश करता था तो वह खुद को थोड़ा चिंतित महसूस करने से नहीं रोक पाता था। विशेषकर तलवार नियंत्रण, इससे उसका दिल कांप उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह छोटा पूर्वज, जो स्पष्ट रूप से तलवार साधना में संलग्न नहीं था और न ही तलवार साधक था, ऐसी तकनीक ईजाद कर सकता है। सच कहूं तो यह एक प्रकार की छद्म तलवारबाजी थी, जो देखने में अधूरी लगती थी, फिर भी बेवजह और आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी थी। क्या वह लड़का बस बहुत ही साहसी कल्पनाशील था, या फिर उम्र के साथ उनकी मानसिकता अत्यधिक रूढ़िवादी हो गई थी? इसे और भी अधिक आश्चर्यजनक बनाने वाली बात थी तलवार नियंत्रण तकनीक। यह अविश्वसनीय रूप से तेज थी, लंबी दूरी तय करती थी, न्यूनतम आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करती थी और तलवार की निपुणता पर निर्भर नहीं थी। ये सचमुच बेतुका था। एक फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण साधक 170 से 180 झांग तक तलवार चलाता है, गति या सटीकता में थोड़ी सी भी गिरावट के बिना। ये किस तरह की अवधारणा थी? जुन जियो की पलकें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। सौभाग्य से इस छोटे पूर्वज की आत्मा तलवार औसत दर्जे की थी और उसे अभी तक ये पता लगाना था कि तलवार सरनी का निर्माण कैसे किया जाता है। अन्यथा फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में वह वास्तव में एक अजेय शक्ति होंगे। यदि इस प्रकार की तलवार नियंत्रण कला सिद्ध हो जाए तो एक तलवार पलक झपकते ही वार कर सकती है, अन्य तलवारें तो उसकी परछाई देखने से पहले ही अपनी जान गंवा सकती हैं। जुन जियो आश्चर्यचकित और विस्मित दोनों था। पूर्वज को पूर्वज कहलाने का अधिकार है, वह सचमुच तीक्ष्ण दृष्टि वाला और दूरदर्शी होता है। मुहुआ की असाधारण प्रकृति को ऐसे अपशिष्ट जैसे मध्य निम्न ग्रेड आध्यात्मिक मूल योग्यताओं से समझना, ये स्पष्ट है कि अनुभव उम्र के साथ आता है। जुन जियो ने अपना सिर हिलाया और चाय का एक और घूंट लिया। पहाड़ों में ताइक्सु संप्रदाय के बहुत से अनुयायी हैं, मुझे उन पर सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए। उसने सहजता से एक बहाना बना दिया।
ताया संप्रदाय के बुजुर्ग को उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। ये बात सच है। रिफाइनिंग डेमन पर्वत के भीतर कई बाहरी पहाड़ों की चोटियां अब ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों से भरी हुई थीं। इस पर नजर रखना सचमुच सार्थक था। जिस बारे में बात करते हुए ताया संप्रदाय के बुजुर्ग ने उत्सुकता से सोचा, इस वर्ष आपके संप्रदाय के शिष्य अजीब लग रहे हैं, पिछले बैचों के आचरण से पूरी तरह अलग। जुन जियो ने चाय का प्याला पकड़ा, बीच में ही घूंट लिया और मन ही मनाह भरी। ये सब मुंह हुआ की वजह से है। वह पूरे बैच की संस्कृति और ऊर्जा को बदलने में कामयाब रहे। इससे पहले ताइक्सू संप्रदाय के शिष्य कभी ऐसे नहीं थे। जबकि समग्र संप्रदाय का वातावरण अपेक्षाकृत सामंजस्यपूर्ण बना रहा, प्रत्येक शिष्य, विशेष रूप से प्रतिष्ठित परिवारों के शिष्य, अहंकारी, घमंडी और एक दूसरे के अधीन होने के लिए अनिच्छुक थे। दानव पर्वत को परिष्कृत करने में वे एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रतिस्पर्धा करेंगे तथा किसी से पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन अब प्रत्येक शिष्य असाधारण रूप से अनुशासित, दिखने में एक समान कवच पहने, समान आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग करते हुए तथा संगठित समूहों में राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए एक ही रणनीति का पालन करते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि संप्रदाय में नियमित साधना और दैनिक कार्य भी अधिक सामंजस्यपूर्ण ढंग से चलते थे, जिसका मुख्य कारण ये कनिष्ठ भाई था जो व्यवस्था बनाए रखता था और स्थिर प्रभाव रखता था। इसके विपरीत अन्य संप्रदायों में ज्यादा बदलाव नहीं आया। उनके शिष्य अभी भी दूसरों से अलग दिखने, अन्य स्वर्गीय गौरवों के साथ प्रतिस्पर्धा करने तथा अपना भविष्य बनाने के प्रयास में व्यस्त थे। जब जुन जियो ने मोहुआ के शांत और मिलनसार व्यवहार पर विचार किया, तो अचानक उसके दिमाग में एक वाक्य उभर आया। जल सभी चीजों को लाभ पहुंचाता है और संघर्ष नहीं करता, क्योंकि यह संघर्ष नहीं करता, इसलिए कोई भी इससे संघर्ष नहीं कर सकता। तलवार की तरह तेज मारक, कोमल जल की तरह शांत। जुन जियो ने आंतरिक रूप से हिलते हुए गहराई से सोचा। ताया संप्रदाय के बुजुर्ग ने जुन जियो की लंबी चुप्पी को देखा और प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। इस निगाह को भांपते हुए जुन जियो ने अस्पष्टता से उत्तर दिया, ये तो मुझे भी नहीं पता होगा। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि संरचनाएं और आध्यात्मिक कलाकृतियां अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती हैं। उनका अधिकतम उपयोग और क्षमता प्राप्त करना अपने आप में एक प्रकार का कौशल है। ताया संप्रदाय के बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाने से पहले एक क्षण तक विचार किया। आपकी बात तो सही है। जुन जियो को अचानक कुछ याद आया और उसने ताया संप्रदाय के बुजुर्ग से कहा, ऐसा लगता है कि आपके ताया संप्रदाय के कुछ अनुयायी हाल के दिनों में सेवा गोल्ड संप्रदाय के करीब आ रहे हैं। ताया संप्रदाय के बुजुर्ग ने चुपचाप जुन जियो की ओर देखा, उनकी निगाह में सूक्ष्म निहितार्थ थे। जुन जियो क्षण भर के लिए ठिठक गई और भौहें चढ़ाते हुए बोली, तुम क्या योजना बना रही हो? ताया संप्रदाय के बुजुर्ग की अभिव्यक्ति अपठनीय रही। जुन जियो तुरंत समझ गया। दोनों खड़े हुए और आंतरिक कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे ध्वनि पृथक्करण संरचना सक्रिय हो गई। ताया संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपने आसपास का जायजा लिया, फिर अपनी आवाज धीमी कर दी। जियो, तुम और मैं बरसों से करीब हैं। मैं तुमसे ये बात नहीं छिपाऊंगा, लेकिन ये शब्द तुम्हें सिर्फ इसी कमरे में सुनने चाहिए। इन्हें कहीं और मत फैलने देना। जियो की नजरें थोड़ी गहरी हो गईं और उसने सिर हिलाया। ताया संप्रदाय के बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, हमारा ताया संप्रदाय आगे बढ़ना चाहता है। जुन जियो की नजर थोड़ी सख्त हो गई और उसने हल्के से सिर हिलाया, क्या आप 4 महान संप्रदायों में शामिल होना चाहते हैं? ताया संप्रदाय के बुजुर्ग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वाभाविक ही हो। जुन जियो ने भौहें चढ़ाईं, असंभव, 4 महान संप्रदाय और 8 महान द्वार निश्चित हैं, और 1 या 2 बहसों के परिणामों के कारण उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। ताया संप्रदाय के बुजुर्ग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह बदलने वाला है। जुन जियो की नजर तेज हो गई। उन्होंने ये खबर पहले भी सुनी थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया था। संप्रदाय सुधार एक महत्वपूर्ण मामला है और यदि इसे सही मायने में क्रियान्वित किया गया तो प्रतिरोध बहुत अधिक होगा। पिछले सैकड़ों वर्षों में ये पहली बार नहीं था कि इस तरह के सुझाव दिए गए हों, लेकिन वे ज्यादातर बिना बारिश के गरज के साथ समाप्त हो गए और अंततः भुला दिए गए। वास्तव में, जब तक धूल न जम जाए कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन माना जा रहा है कि संभावना ज्यादा है। ताया संप्रदाय के बुजुर्ग ने आगे कहा, यदि संप्रदाय सुधार वास्तव में होता है, 4 महान संप्रदायों और 8 महान द्वारों की वर्तमान संरचना को तोड़ता है, तो हमारे ताया संप्रदाय का अवसर पैदा होगा। यह अवसर जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है।
जैसा कि आपने कहा, 4 महान संप्रदाय और 8 महान द्वार स्थिर हैं और संप्रदाय की शक्ति में क्षणिक उतार चढ़ाव के कारण नहीं बदलेंगे। भले ही हमारा ताया संप्रदाय वास्तव में 4 महान संप्रदायों से अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी हम आसानी से उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब तक संप्रदाय सुधार होता है, तब तक कुछ भी संभव है। जून जियो ने संक्षेप में विचार किया और फिर गंभीर स्वर में कहा, तो आप सेवा गोल्ड सैक्ट के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हैं। ये सहयोग नहीं है, ताय आ संप्रदाय के बुजुर्ग ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, यह कहने का कितना अरुचिकर तरीका है। यह आपसी सहयोग है, एक दूसरे की सहायता करना है। हमारा ताया संप्रदाय 8 महान द्वारों से 4 महान संप्रदायों की ओर आगे बढ़ना चाहता है। सेवेर गोल्ड सैक्ट स्वाभाविक रूप से प्रगति की भी इच्छा रखता है, 12 धाराओं से 8 महान द्वारों की ओर बढ़ना चाहता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर 8 महान द्वारों और 12 धाराओं को सख्ती से रैंक नहीं किया गया है, लेकिन संप्रदाय पदानुक्रम और सार्वजनिक प्रतिष्ठा में काफी अंतर है। जुन जियो की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई और उसने असहाय होकर कहा, यदि कुछ लोग आगे बढ़ेंगे तो अन्य लोग अनिवार्य रूप से पीछे हट जाएंगे। यदि सेवक गोल्ड संप्रदाय आगे बढ़ता है और 8 महान द्वारों में शामिल हो जाता है, तो क्या हमारा ताइक्सु द्वार पीछे नहीं हटेगा और 12 धाराओं में गिर जाएगा? ताया संप्रदाय के बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, यह ताइक्सु गेट पर ही निर्भर करता है। जब संप्रदाय के हितों की बात आती है तो किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये सब आप पर निर्भर करता है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, यदि आपका ताइक्सु गेट इस अवसर के दौरान वास्तव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो 4 महान संप्रदायों तक सीधे पहुंचना संभव है। यदि आप 8 महान द्वारों से नीचे गिरने में असफल हो जाते हैं, तो आप किसे दोषी ठहरा सकते हैं? जून जियो ने धीरे से आह भरी। कियान राज्य दाओवाद विवाद और स्वर्गीय गौरव के उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा, ऐसी परिस्थितियों में कोई कितनी आसानी से उत्कृष्ट हो सकता है? ताया संप्रदाय के बुजुर्ग ने जुन जियो की ओर देखा, चाय का एक घूंट लिया और धीरे से बोले, हमारे ताया संप्रदाय के नेता ने पहले ही सेवक गोल्ड संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग से बात कर ली है। मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः ये संप्रदाय सुधार या आपसी सहयोग के बारे में है। सेवक गोल्ड सैक्ट का एक व्यापक नेटवर्क है। कुछ ताकतें जो ताय, आ, चुनवेक्सु और ताइक्सु 3 संरेखित संप्रदायों से परे हैं। संप्रदाय आपसी संबंधों को पोषित करने का इरादा रखते हैं और स्वाभाविक रूप से नीचे के शिष्यों के बीच अधिक बातचीत होती है। उसने फिर आह भरी, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं ये बात तुमसे नहीं छिपाऊंगा, मैं तो बस तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूं। ताइक्सु गेट के लिए बेहतर यही है कि वह सतर्क रहे। दाओ डिबेट कांग्रेस वास्तव में महत्वपूर्ण मामला है। हमारे तीनों संप्रदायों की एक ही वंशावली और उत्पत्ति है, पीढ़ियों पहले हम एक ही गठबंधन थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ताया संप्रदाय 4 महान संप्रदायों में शामिल होगा, चुनगक्सु द्वार आगे बढ़ेगा, तो आपका ताइक्सु द्वार 8 महान द्वारों से गिरकर नष्ट न हो जाए। ताया संप्रदाय के बुजुर्ग ने जटिल भाव से जुन जियो को देखा। जुन जियो का व्यवहार गंभीर था, उसने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, समझा। अल्पविराम। सुधार के मुद्दे ने विभिन्न संप्रदायों के उच्च स्तरों के बीच गुप्त धाराओं को उभार दिया। फिर भी मोहुआ पूरी तरह से अनजान रहा और न ही किसी ने उसके जैसे छोटे शिष्य को इसके बारे में बताने की जहमत उठाई। वह अभी भी मौन रहकर साधना करते थे और प्रतिदिन पाठ में भाग लेते थे। साथ ही उन्होंने दिन रात अथक रूप से आकृतियां चित्रित की, जिसका उद्देश्य अपने दायरे से बाहर निकलकर 18 पैटर्न स्तर पर दिव्य अनुभूति प्राप्त करना और तत्पश्चात 18 पैटर्न आकृतियां सीखना था। लेकिन स्वर्गीय दाओ कानूनों के प्रतिबंध कायम रहे। उनकी दिव्य भावना विकसित नहीं हो सकी। जब भी उसके पास खाली समय होता, मोहुआ अपने चेतना सागर के भीतर स्वर्गीय दाओ कानून का अध्ययन करता और उसके रहस्य को समझने का प्रयास करता। लेकिन अनगिनत घंटों के ध्यान और चिंतन के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार कानून के स्तर के मामले फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में उसके जैसे छोटे साधक की समझ से बहुत परे थे। अब जाकर मोहुआ को एहसास हुआ कि वह पहले कुछ हद तक घमंडी था। वह केवल एक कदम पीछे हट सकता था। कानून के रहस्यों को समझने की कोशिश करने के बजाय वह बस यही आशा करता था कि यह अपना पेट भर लेगा और उसे अकेला छोड़ देगा, ताकि ये दिव्य ज्ञान में उसकी सफलता में बाधा न बने। जैसे जैसे मोहुआ ने अपनी दिव्य भावना को और परिष्कृत किया, कानून की पकड़ भी धीरे धीरे ढीली होती गई। लेकिन ये कब अज्ञात रहा कि अंततः इसे कब खाया जाएगा और इसके प्रतिबंध कब हटाए जाएंगे। अल्पविराम।
खाली समय में मोहुआ ने तलवारबाजी का अभ्यास किया, बाजों का शिकार किया और हमेशा की तरह योग्यता अंक अर्जित किए। एक तेज प्रहार से सुनहरी रोशनी चमक उठी और बाज नीचे गिर गया। मोहुआ अपनी तलवार लेकर दौड़ा, उसका खून निकाला, उसके पंख नोचे, उसकी खाल उतारी, उसकी हड्डियां निकाली और विभिन्न सामग्रियां इकट्ठी की। दोपहर तक उसे थोड़ी थकान महसूस होने लगी। उसने कुछ फलों वाली शराब पी और कुछ आध्यात्मिक मांस खाया, फिर आंखें बंद करके आराम करने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन अभी वह ज्यादा देर तक आराम भी नहीं कर पाया था कि उसे हल्की हलचल महसूस हुई। मोहुआ ने अपनी आंखें खोली और घने पत्तों के बीच से नीचे देखा तो उसने 5 लोगों के एक समूह को एक राक्षस जानवर से लड़ते हुए देखा। ये पांचों ताओवादी ताया संप्रदाय के वस्त्र पहने हुए थे। अन्य 4 मोहुआ के लिए अपरिचित थे, लेकिन उनमें से एक परिचित चेहरा था, वह छोटा भाई जिसे सीनियर ब्रदर फैंग ने निगरानी करने का जिम्मा सौंपा था, ओयांगन्यू। तलवार भान वाले, तारे जैसी आंखों वाले, लंबे और वीर वरिष्ठ भाई फैंग के विपरीत ये छोटा भाई पतला दिखाई देता था, उसकी त्वचा कांस्यवर्णी थी और वह बिल्कुल लिटिल वुड जैसा दिखता था।